हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग लगातार मुझसे क्वेरी पूछ रहे थे, चाहे वो पर्सनल मैसेज हो या फिर वीडियो में कमेंट सेक्शन में, कि सर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आप सीसेट की क्लास कब से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगिनर की स्टेज में हैं, जो अभी नई नई बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने फॉर्म भरा है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको सीसेट को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, पेपर सही नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस सेट नहीं अच्छे से हो रहे थे, और मैं भी जो है कि समय नहीं दे पा रहा था सीसेट को लेकर। तो मैंने कल एक छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन बनाई थी कि सीसेट की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे और कब से हम सीसेट के पेपर को शुरू करेंगे। तो आपके सामने आज मैं सबसे पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का जो आपका 14 मई 2023 को एग्जाम हुआ था, हालांकि यहाँ पे डेट इन्होंने यूपीएससी की डाल दी 28 में, ये गलत है। आपका हुआ था एग्जाम 14 मई 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 2023 को। तो उसमें जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, जिसमें मोस्टली 5 से 6 सेक्शन आते हैं, यानी 4 से 5, जिसमें आपका हिंदी आता है, कम्युनिकेशन आता है, जिसको आप कम्युनिकेशन पर्सनल स्किल भी कह सकते हो, और साथ में आपकी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और उसमें इंग्लिश के भी पैराग्राफ्स और क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कल एक छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताया था कि हम लोग किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपका जो सीसेट के 33 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं नेगेटिव मार्किंग कट करने के बाद, वो कैसे आपके सही हो पाएंगे और कैसे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज हम उसी चीज को लेकर शुरू कर रहे हैं सीसेट की, और ये रेगुलर आपको शाम में 8 से 9 बजे के बीच में क्लास मिल जाएगी। आज थोड़ा सा डिले हो गया होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि 8 बजे तक क्लास आ जाए। और इसी तरीके से आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड सारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं मेरे द्वारा। साथ में जो है कि यूपी स्पेशल की क्लासेस भी हम लोग सुबह दे रहे हैं आपको। आज पहली क्लास आ चुकी है और 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मैप की भी क्लास मैंने शुरू कर दी है, एटलस वर्ल्ड मैपिंग, जो कि आप लोगों की बहुत सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है उस पर कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को पसंद आ रहा है तरीका चीजों को समझने का। और इसी तरीके से आप इन सभी चीजों की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चैनल को कर लेना फॉलो, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर ये पीडीएफ आपको डेली टेस्ट पेपर की मिल जाएगी, पूरे पीवाईक्यू की। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। तो सबसे पहले आपको दिख रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन, तो जरा हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। हालांकि आप में मैं मान के चल रहा हूं कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरओ एग्जाम्स को दिया और उनका हिंदी पे अच्छी खासी पकड़ हुई होगी, या उन्होंने हिंदी पे ठीक ठाक तैयारी की होगी, तो हिंदी के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जब कम्युनिकेशन वाले पोर्शन को हम लोग करेंगे तो वहां थोड़ा डिटेल से और हर चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द होता है। तद्भव का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तद्भव मतलब होता है जो संस्कृत से तो शब्द आया है लेकिन उसका स्वरूप बिगड़ गया, यानी हिंदी में आने के बाद उसका स्वरूप बिगड़ गया है। और तत्सम वो होता है जो संस्कृत से एज इट इज ले लिया गया, यानी उसका स्वरूप वही है जो संस्कृत भाषा में था। तो यहाँ पे तत्सम पूछा जा रहा है, जैसे अश्रु, आषाढ़, आक और अंधकार। अब अगर मैं कहूं कि अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अंधेरा। ठीक है। आषाढ़ की बात करेंगे तो ये एक महीने का समय होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आषाढ़ इस तरीके से न लिख के आषाढ़ लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वर्तनी शुद्धि भी देखने को मिलेगी। और अश्रु की बात करेंगे तो ये संस्कृत यानी तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका आपको आंसू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आंसू। लेकिन यहां पर अगर आग की बात करेंगे, आग ये हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो आपका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अर्क। अर्क, जैसे सूरज को अर्घ दिया जाता है, अर्घ देते हैं ना, गंगा नदी में खड़े होकर जल देते हैं, तो इसे अर्क कहा जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आग का तत्सम शब्द हो जाएगा अर्क, जबकि अश्रु, आषाढ़, अंधकार का तत्सम हो जाएगा आंसू, आषाढ़ और अंधेरा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि तद्भव में कि आप इसको देखोगे जो आषाढ़ है ना, ये जो है कि आषाढ़ कैसे बदल रहा है, केवल आपके स में चेंजेस हो रहे हैं, स में। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, क्योंकि हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वर्तनी शुद्धि, यानी आपको यह भी देखना है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो आपकी वर्तनी शुद्धि के आधार पर भी सही या गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है, इट मीन्स की एक्शन। एक्शन किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं, वर्ब को कहते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस समय पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। जहां पर आपको क्या का उत्तर मिल जाए, ध्यान देना, जहां पर आपको क्या का उत्तर मिलेगा वही आपकी वर्ब होती है, या उसे हम कह सकते हैं क्रिया। मैं अगर आपसे कहूं कि आप जा रहे हैं कहीं पे, तो कहां जा रहे हैं? आप बताओगे मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं जो है कि घूमने जा रहा हूं। या मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा, तो आप बताओगे कि मैंने ये पढ़ा। तो जहां पे क्या का उत्तर मिल जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे समझते हैं इसको कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हो उसके बारे में पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे समझोगे क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, जैसे धातु से इट मीन्स की पढ़ना, यानी कि पढ़ प्लस ना हो गया। संज्ञा से जैसे हथियाना, जैसे हाथ प्लस आना प्लस ना। विशेषण से चिकनाना, तो ये भी आपके एक जो है कि क्रिया के फॉर्म होते हैं, जो संज्ञा से, विशेषण से, धातु से, तो मुख्य रूप से आपके धातु से हो गए।
नेक्स्ट है आपका, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसमें कौन सा वाक्य है? अब मुझे ये बताओ, कर्म वाक्य है या कृत वाच्य है या कर्म और कृत दोनों ही वाच्य है? तो जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश, पहली चीज ये समझनी है आपको कि निर्देश देने की बात जब होती है तो कहीं ना कहीं ये कर्ता का अधिक दिया जाता है, मतलब कर्ता के द्वारा दिया गया है। तो जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का जो निर्देश दिया है इसमें कृत वाच्य है। क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो मैंने यही तो बताया, कृत मतलब होता है कर्ता। आपको निर्देश कौन दे रहा है? उपस्थित रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि ऑर्डर किसने दिया है? जिलाधिकारी ने। यहां पर अगर मैं कहूं कि चपरासी ने कहा है कि सभी कर्मचारियों को उपस्थित रहना है, तो चपरासी की बात की वैल्यू नहीं होती है। आप कहोगे अरे हाँ चपरासी कहता रहता है, चलो अपने अपने घर चलो क्योंकि हमारा ऑफिस टाइम कंप्लीट हो गया, सुबह 10 से 6 बजे। लेकिन अगर डीएम महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने आपसे कहा है तो आप रात के 11 बज रहे होंगे तब भी आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। तो इसमें कृतवाच्य इंपॉर्टेंट है, उपस्थित रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो अनेकार्थी का मतलब होता है कि कोई एक शब्द ऐसा होता है जो कई सारे अलग अलग अर्थ रखता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रभाव का कौन सा एक अर्थ नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितनी सामर्थ्य है, यानी आपकी क्षमता कितनी है, आपका जो है कि प्रभाव कितना है, लोग कितना आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग कितना आपको जानते हैं, सामर्थ्य, या आपका कितना दबाव है लोगों के ऊपर, या आपकी कितनी महिमा है। लेकिन विग्रह का यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं होता। विग्रह का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर लेना, किसी चीज को अलग कर देना। तो प्रभाव के अनेकार्थी जैसे सामर्थ्य हो गया, असर हो गया, महिमा हो गया, दबाव हो गया। लेकिन विग्रह का शब्द जो है विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है, यानी किसी चीज को एनालिसिस करना, तोड़ के अलग अलग करना, इसीलिए हम लोग समास विग्रह पढ़ते हैं। फिर यहां पूछ रहा है अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पे पूछा जा रहा है। तो भाई शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, तो अगर हम एक एक करके गलत काटना शुरू करें, बाजार नहीं होता दोस्तों, बाजार होता है। क्या होता है? बाजार। कालिदास इस तरीके से नहीं लिखा जाता है क्योंकि कालिदास में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं कालिदास करते हैं, और जबकि बड़ी ई की मात्रा का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत आराम से होता है, जबकि छोटी ई की मात्रा में थोड़ा सा झटका लगाया जाता है। इट मीन्स की कालिदास, जैसे मान लो इमली, ठीक है, तो घटिया, घटिया जैसे हो गया। तो इस तरीके में थोड़ा सा जो है कि आवाज में फ्लो तेज होता है, तो इसीलिए कालिदास हम बोलते तो है लेकिन लिखते हैं छोटी की मात्रा। और ये बारात नहीं होता बल्कि बारात होता है, बारात। तो ये तीनों शब्द गलत है, जबकि बाजार आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का कौन सा ऐसा जो शब्द युग्म है जो पर्यायवाची नहीं है? जैसे अगर हम बात करें शारदा, वागीशा, तो ये सरस्वती के लिए ही कहा जाता है। भारती, वाणी, वाणी भी जो है कि इन्हीं के लिए कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी वाणी पे, आपकी जुबान पे दिन भर में 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी का वास जरूर होता है, और उस समय में, उस क्षण में अगर आपने कोई भी बात कही तो वो आपकी सत्य हो जाती है। ऐसा हमारी हिंदू मान्यता में प्रचलित है। तो वाणी भी सरस्वती जी का हो गया। वही गिरा और वीणा पाणी, वीणा पाणी क्योंकि उनके हाथ में वीणा होती है इसलिए जो है कि वीणा पाणी भी हो गया। लेकिन हेम और हिरण्य, हेम और हिरण्य जो है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि किसका होता है? तो हेम की बात करेंगे तो उसका हो जाता है सोना, ठीक है, सोने का हो जाएगा हेम, और साथ में हिरण्य भी सोना का होता है। ध्यान देना, हिरण्य कहीं हिरण का मत कर देना, ठीक है। तो ये सोना के पर्यायवाची होते हैं। जैसे सोने के और हो सकते हैं, जैसे कुंदन, तपनीय, महारजत, सोना, स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण। हाटक याद रख लेना, हाटक कई बार पूछा जाता है, और चामीकर, ये दोनों ही याद रख लेना क्योंकि ये आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। अब जैसे मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लोकोक्ति क्या होती है? देखो मुहावरे क्या होते हैं, पहले तो इसको समझो। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों में ही स्टेटमेंट यूज होते हैं छोटे छोटे। मुहावरे दोस्तों आप कह सकते हो कि मैं अगर भारत के संदर्भ में आपसे कहूं तो मुहावरे का प्रयोग आप पूरे भारत में एक जैसा ही करोगे, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये एक मुहावरा हो गया कि हमने बहुत अधिक मेहनत की लेकिन मिला क्या? छोटा सा जो है कि चुहिया बराबर जो है कि हमें वेतन मिला है, जो भी मिला। लेकिन लोकोक्तियां आपके क्षेत्र आधारित होती हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग ज्यादा होता है। सामान्यतः इनका प्रयोग गीतों में ज्यादा होता है। तो आप जैसे यहां देखोगे, जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण कह रहा है, जी जाए घी न जाए, दान देने वाला, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना, या टके का सब खेल है, तो पैसा सब कुछ करता है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप लोकोक्ति का जब लाक्षणिक अर्थ देखोगे तो टके का सब खेल है अर्थात पैसा सब कुछ करता है। अब इसमें देख लो कि जो बोले सो घी को जाए, यानी ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है,
जी जाए घी न जाए यानी कि महाकृपण होता है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा यानी धन सबसे बलवान है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अत्यधिक में संधि कौन सी है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद की बात है, जो संधि आपके चैप्टर्स होंगे आपने पढ़े होंगे। तो अत्यधिक में अगर हम संधि की बात करेंगे तो इसका होता है अति प्लस अधिक। अब यहाँ पे अब जरा देखो, अति प्लस अति प्लस क्या हो गया, अधिक हो गया। अब जो है कि अगर आप यहाँ पे संधि विच्छेद कर पा रहे होगे तो आप देखोगे यहाँ पे छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है, और प्लस क्या है, छोटा अ है। तो इनका जब मिलन होगा तो ये क्या बनेगा, अत्यधिक बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें जो छोटी की मात्रा है और जब छोटा अ जब आपस में जुड़ता है तो ये किसमें बदल जाता है, ई और अ। इट मीन्स कि स्वर जो है कि ई वाला जब अ से मिलता है तो य बन जाता है, और इससे पहले आने वाला जो शब्द होता है वो आधा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अति प्लस अधिक कन्वर्ट हो जाता है अत्यधिक में। किसमें कन्वर्ट होता है, अत्यधिक में। तो ये हो गया यण संधि। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। अब विशेषण तो है देखिए, लेकिन सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कोई आदमी आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो। अब मैं एक एक करके अगर बताऊं आपको तो देखो, दूध की विशेषता तो बता रहा है, विशेषता बताने वाली चीज तो विशेषण कहलाता है। लेकिन ये कैसा है, 5 लीटर, इट मीन्स ये मात्रात्मक हो गया। कैसा हो गया, मात्रात्मक हो गया। तो मात्रात्मक विशेषण हो गया, तो ये गलत हो गया। लेकिन कोई आदमी आ रहा है, तो आदमी की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन किस वर्ड से, कोई से। और कोई का मतलब, अब यहां पे आपको लगेगा कि सर ये तो अनिश्चयवाचक होना चाहिए था, लेकिन अनिश्चयवाचक की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये देखें कि आदमी के संदर्भ में पूछा रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, इसलिए ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे आप पढ़ सकते हो कि कोई आदमी आ रहा है, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, यानी पुरुषवाचक को छोड़ के। और सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक होता है और एक यौगिक होता है, जिसकी आपकी आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। अब यहां जैसे लिख रहा है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त कौन सा वाक्य है, उसको चुनना है। जैसे राम नरेश गोबर गणेश है, ठीक है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। अब अगर आप इन तीनों चारों स्टेटमेंट में देखोगे तो कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहले तो आप इसको देखो, देखो राम नरेश गोबर गणेश है। ये गोबर गणेश का मतलब क्या है, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है राम नरेश की, कि ये बुद्धि से क्या है, बेवकूफ है या बुद्धिहीन है या कम बुद्धि वाले है। तो कहा जाता है ना कि तुम यार एकदम गुड़ बुद्धि वाले हो, तुम गोबर गणेश कर दिए सारे काम का। तो यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, राम नरेश के बाद क्या लगना चाहिए था, कॉमा लगना चाहिए था, तब जाके स्टेटमेंट सही होता है। अब यहाँ पे राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो आपने ये देखा होगा कि राम और लक्ष्मण के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, राम के बाद कॉमा, लक्ष्मण के बाद कॉमा, और जो तीसरा सब्जेक्ट आएगा उससे पहले और लगता है। आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि आप क्या लिखते हो, राम सीता एंड लक्ष्मण, इस तरीके से लिखते हो, कॉमा लगाते हो, एक्सप्लेनेटरी मार्क नहीं लगाते। यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन है यानी कि खुशी से संबंधित जो है वो नहीं होता है। वहीं सुनो सुनो वह गा रही है, देखो ये वह गा रही है ये एक अलग सेंटेंस हो गया, लेकिन उससे पहले उसकी खासियत बताई सुनो सुनो, मतलब एक आवाज लगा रही है, तो एक कॉमा लगा के किया जा रहा है, दो शब्दों को अलग किया जा रहा है। तो ये सी ऑप्शन सही है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो क्या लगते ही ये प्रश्नवाचक चिन्ह की यहाँ डिमांड कर रहा था, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी था, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत था। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना, और साथ में चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि इस तरीके के पीवाईक्यू आप जो है कि यहाँ पर कर पाओगे। डेली आपको शाम में एक क्लास मिलेगी, और अगले 10 दिन तक जो है कि हम लोग 10 साल के पेपर पूरे कवर कर लेंगे, 10-12 साल के, क्योंकि जब तक यूपी पीसीएस पोस्टपोन होने का नोटिस नहीं आता है तब तक हम 17 मार्च के हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। और सी सेट जो आपका कमजोर सेक्शन था, जिस जीएस में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई, आपने अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ली, शॉर्ट नोट से बहुत सारी क्लासेस से रिवीजन कर लिया, नोट्स की पीडीएफ लेके आपने पढ़ाई भी कर ली, करंट अफेयर्स की भी लेक्चर आपने मेरे देख लिए, आपका जीएस पूरा तैयार हो गया। लेकिन सीसेट में आप कमजोर रह गए, तो आप पूरा अच्छा पेपर करने के बाद भी जब सीसेट में बैठोगे और वहां अगर आप फेल हो गए तो आपकी सारी जीएस की मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये 10 साल के अगर आप पेपर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आराम से सीसेट को क्वालिफाइंग तौर पे 70 क्वेश्चन करीब सही करके आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का सही अर्थ युग्म कौन सा है। तो भाई विलोम का मतलब होता है अपोजिट, दिन का रात, सुबह का शाम, इस तरीके से। तो देखो अल्पज्ञ, अवज्ञ, अस्थावर, चंचल, अकुंचन, प्रसारण, सन्मुख, उन्मुख। अब यहां पे आपको देखना है कि कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रसारण का मतलब होता है विस्तार, और आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, किसी चीज का सिकुड़ना और किसी चीज का विस्तार होना है प्रसारण। तो बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन डी क्यों गलत है, क्योंकि सन्मुख का होता है दोस्तों विमुख,
उन्मुख नहीं होता है, सन्मुख का होता है विमुख। और स्थावर का हमेशा आपने जंगम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आरओ एग्जाम में पढ़ ही लिया होगा। स्थावर का होता है जंगम, और अल्पज्ञ का जो होता है वो होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है दोस्तों कम जानने वाला, और बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला। जबकि यहाँ पे जो अवज्ञ लिखा है इसका मतलब है कि कुछ नहीं जानने वाला। तो अब यहाँ पे देखो, अल्पज्ञ मतलब होता है कुछ जानने वाला, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं जानने वाला, ये उल्टा नहीं करना है, बल्कि होगा बहुत कुछ जानने वाला। तो बहुज्ञ होना चाहिए था, इसलिए ए सी डी गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पैराग्राफ्स को भी पढ़ेंगे, और पैराग्राफ को समझने का तरीका हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। मैं अगर आपको अपने बारे में ऑनेस्टली बताऊं तो दोस्तों, मैं कभी भी सीसेट की प्रैक्टिस करके नहीं जाता हूं। ठीक है, मैं सोशल बैकग्राउंड से भी हूँ, मैंने यूजी पीजी और नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ, इसमें गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी सीसेट की पढ़ाई करके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं पेपर में करते करते बस मेरी प्रैक्टिस सी हो गई है। लेकिन मैंने बस आप लोग इतना सारा रिक्वेस्ट किया, इतना सारा प्यार किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया कि सर इसकी क्लास आनी चाहिए, तो मैंने भी कहा कि ठीक है आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगा। अदरवाइज मैं इसमें अपने लिए कोई टाइम नहीं वेस्ट करता, बस मैं आपकी रिक्वेस्ट पे। तो आपकी जब रिक्वेस्ट है तो ये एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो जरूर कर लेना। चलो देख लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के लिए दिए गए, ये गद्यांश पढ़ना और उत्तर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। देखो होता क्या है कि हम लोग जब गद्यांश पढ़ लेते हैं, एक सरसरी निगाह के साथ आपको विचार करते हुए चलना है कि ये गद्यांश कह किसके बारे में रहा है, तो वहां से चीजें आपके लिए और आसान हो जाती हैं। जैसे हम एक राष्ट्र, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति कर रहा है। किसके बल पे? संस्कृति के बल पे। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर, यानी कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात हो रही है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है, यानी जो जीवन को अच्छा करे, उन साधनाओं को प्राप्त करने वाली प्रणाली का नाम ही सभ्यता है। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स यूज कर रहा है कि जो पद्धति आपके जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाएगी वही संस्कृति है, लेकिन उन साधनाओं को प्राप्त करने का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब सभ्यता और संस्कृति में एक बेसिक अंतर मैं आपको बता देता हूं कि संस्कृति का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होती है आपकी अमूर्त, और सभ्यता जो होती है दोस्तों वो मूर्त होती है। हमने क्यों हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया, सिंधु घाटी संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? वैदिक काल की संस्कृति का प्रयोग होता है, वैदिक कालीन सभ्यता का तो हम प्रयोग नहीं करते हैं। पाषाण कालीन युग की बात करते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन पाषाण कालीन संस्कृति की बात नहीं करते हैं। तो ये आपके इतिहास में ही मिलेगा कि आप अपना इतिहास तो पढ़ रहे हो, लेकिन उस इतिहास से आपने सीखा क्या? आप ये देखोगे कि सभ्यता मूर्त अवस्था होती है, जहां आप किसी चीज को भौतिक रूप से प्राप्त करते हो, भौतिक रूप से उसे महसूस कर सकते हो, उनके बारे में जांच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता का मतलब वहां पे जो खुदाई हुए क्षेत्र, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, वहां से जो सिक्के प्राप्त हुए, जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो सिंह प्राप्त हुए हैं, जो आपको चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जो आपको अन्ना घर प्राप्त हुए, बड़े बड़े जो है कि स्नानागार प्राप्त हुए हैं, तो ये आपकी भौतिक सभ्यता है, जो आप फिजिकली जो है कि उसको टच कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसके बारे में जो है कि जानकारी ले सकते हो। लेकिन मैं कहूं वैदिक कालीन संस्कृति की बात करें तो उस समय भी लोग जीवन जी रहे थे, अपना खान पान, पशुपालन सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी एक संस्कृति बन रही थी, एक अमूर्त व्यवस्था बन रही थी कि हम जो है कि ब्राह्मणवाद को आगे लेके चलेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। भगवान को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना। भगवान एक अमूर्त विचार है, तो इसलिए भगवान किस में शिफ्ट हो गए? संस्कृति में आ गए, सभ्यता में तो नहीं है। तो ये चीजें आपकी बेसिकली अंतर होनी चाहिए। तो अब मुझे इस लाइन का अर्थ बताओ। देखो पहले पेपर को अगर आप ढंग से मेरे साथ करोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किस अप्रोच से आपको पेपर सॉल्व कराने का तरीका बता रहा हूं, किस अप्रोच का आप प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ को बाद में पढ़ते, पहले ढूंढते क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद क्या करते हैं, उसका पैराग्राफ में आंसर ढूंढ लेते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत आसान है, बिल्कुल ढूंढ सकते हो, लेकिन एक बार आप पैराग्राफ मेरे साथ करके तो देखो, आपको पता चलेगा कि आप कितने कम समय में पैराग्राफ को पढ़ के और उसके आंसर निकाल लोगे। आप क्वेश्चन पढ़ के जब पैराग्राफ पे आओगे तो 4 में से हो सकता है 3 सही कर पाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप पैराग्राफ ढंग से पढ़ते हो फिर आपके चारों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 5 सही हो जाएंगे। तो यहां पर आपने देख लिया, तो यही तो कह रहा है, सभ्यता मतलब भौतिक साधन, और वही तो साधन है, वही तो साधन है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, और अमूर्त विचार होता है कि संस्कृति। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसके पूछा जा रहा है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो आपको क्या करना है, पहले तो उन शब्दों का सबसे पहले डिस्कनेक्ट करो या उसे काटो जो शब्द आपके
पैराग्राफ्स में थे ही नहीं। ये ध्यान देना है हमेशा, पैराग्राफ्स के बाहर के शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है। आपने देखा कि कहीं पे भी परिस्थिति का शब्द नहीं आया, प्रकृति का योगदान नहीं है, आप इसे काट दो। आपने संस्कृति और सभ्यता दोनों की बात की, लेकिन मुख्य रूप से योगदान किसका है? संस्कृति का, क्योंकि संस्कृति एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम साधन प्रयोग कर रहे हैं सभ्यता जैसा। तो लक्ष्य बड़ा कि साधन बड़ा? महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपका साध्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, तो आपके साधन भी अच्छे, सॉरी उल्टा हो गया, साधन अच्छे हैं तो आपके लक्ष्य भी अच्छे हैं। जबकि मैकियावेली ने क्या कहा कि मेरा अगर लक्ष्य अच्छा है, मेरा साध्य अच्छा है, तो मेरे साधन कुछ भी हो सब पवित्र हो जाएंगे। हॉब्स ने भी यही कहा था। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस मैंने घुसा दिया क्योंकि मेरा ऑप्शनल है दोस्तों, तो इसलिए आप यहाँ पे इजिली आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ संस्कृति का योगदान इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो भाई संस्कृति के बल पर करता है, क्योंकि हमने कला, साहित्य, संगीत ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं देखा अपने पैराग्राफ में, तो जो शब्द ही नहीं है उसको हमें बाहर कर देना है। नेक्स्ट देखना है, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की कलात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, या औद्योगिक परिस्थिति? तो भाई भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। यही चीज तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर उनकी संस्कृति का प्रभाव होता है, तो सीधे सीधे लाइन मिल गई। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 को अगर हम देखें, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो अगर ढंग से पढ़े होगे तो आपको पता होगा, क्या उसमें प्रकृति शब्द का प्रयोग था? नहीं था, तो मैंने इसलिए तो पहले स्टेटमेंट हटा दिया। संस्कृति भी था, परिस्थिति भी था, सभ्यता भी था, लेकिन प्रकृति शब्द नहीं थी। अब आते हैं सभ्यता और संस्कृति में कैसा संबंध था? आपका घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, केवल घनिष्ठ नहीं था, केवल अंतर, केवल ये भी नहीं, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप पैराग्राफ्स को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि भाषा जो है मुख्य रूप से अवध के क्षेत्रों में बोली जाती थी, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी, हरदोई, संडीला, ये सारा क्षेत्र आपका अवधि में आता है। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति की बात हुई ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, और मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा रहा हूं, आप लोग भी याद रख लेना, क्योंकि ये भाषा अक्सर पूछी जाती है। अवधि बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र की एक उपभाषा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई कुछ अन्य भाषाएं जैसे कि पूर्वी हिंदी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, तो ये मुख्य भाषाएं हैं इसकी। नेक्स्ट आप देखोगे, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि स्टेटमेंट में ढूंढना है हमें। यहां पर समझना है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई, त पे छोटी की मात्रा है, किस कक्षा में पढ़ते हो, ये भी सही है। नेक्स्ट है, तुम लोग या लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, तो जरा यहाँ पे देखो शोषण में अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखे हुए, सारे के सारे जो तालु सा, दंत सा, मुर्दा सा जो भी प्रयोग करना वो भी सही है। सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग, उसे धोखा देकर मारा, लूट लिया। अब यहाँ पर देखो उसे धोखा, क्या लिखा हुआ है? धोखा, जबकि होता क्या है? धोखा, तो ये तो गलत हो गया। और जमींदार के पास 2 सिपाही थे, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि यही गलत तरीके से लिखा हुआ। तो ये छोटे छोटे शब्द आपको हिंदी में पहचानने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अगर आप पर्यायवाची पढ़ रहे होगे तो देव नदी, त्रिपथगा, भगीरथी भी होते हैं, लेकिन रक्ति नया नहीं होता, या रवित नया, सॉरी रवित नया लिखा हुआ है, ये यमुना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? यमुना का। यमुना को जो है कि सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, और सूर्य को अगर आप अर्क देते हो, सुबह सुबह जल चढ़ाते हो, तो इसलिए अर्कजा भी कहा जाता है। जा मतलब क्या होता है? पुत्री, और अर्क सूर्य को दिया जाता है, या फिर आप सूर्य सुता भी कह सकते हो। सुता मतलब पुत्री होता है, तो सूर्य सुता भी कह सकते हो। और ये प्रश्न आपके आरओ एग्जाम्स में आया था अभी 11 फरवरी को। ठीक है, तो रवि तनया किसे कहेंगे? यमुना कहेंगे। जबकि गंगा के भागीरथी, जानवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देव नदी, तो ये सारे के सारे इनके पर्यायवाची। लोधंती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो लोधंती आपकी बुंदेली भाषा की आती है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है स्पेशली। तो लोधांती बुंदेली बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये बुंदेली के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, जो कि इसकी व्युत्पत्ति लोधी राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली मानी गई। दूसरी ओर राठौर राजपूतों की अधिक संख्या के बीच उपभाषा के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण राठौरी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? अनुनासिक, तालव्य, ओष्ठ या कंठ है? तो कंठ पे होता है। जो क वर्ग होता है ना दोस्तों, ध्यान देना, क वर्ग। आप जरा क वर्ग को पढ़ो, आपने 5 वर्ग पढ़े होंगे ना, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये सब पढ़ते ना, तो ये जो विसर्ग आता है ये यहीं पे आता है, अंग, अह। ठीक है, इस तरीके से आता है अंग, और एक आता है अह विसर्ग के साथ। तो ये किस वर्ग में आता है? कंठ वर्ग में आता है, या कंठ वाले जो क वर्ग होते हैं उसी को कंठ कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है,
घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? अब भाई मुहावरे का अर्थ बताओ। तो घोंघा कहते हैं ना, आपने घरों में सुना होगा, जो माताएं होती है या जो कि दादी होती है वो अक्सर कह देती है अपने बच्चों को कि एकदम भोंदू हो क्या, घोंघा हो क्या एकदम। तो ये मूर्ख किस शब्द से संबंधित होता है? ठीक है, घोंघा बसंत का मतलब दिरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, दिरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। तो ध्यान देना, आपकी भवदिया, गजराज हाथी, अच्छा सदुपयोग, अच्छी संगति। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। प्रश्न विकल्पों में अच्छी संगति दुरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, बाकी सब जो है कि अशुद्ध शब्द माने जा रहे हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा? देखो सदुपयोग का मतलब क्या होता है, दो वर्ड होते हैं ना, एक होता है आपका दुरुपयोग। अच्छा, सदुपयोग शब्द का मतलब ही कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं होता है? भाई सदुपयोग का मतलब आपने समय का अच्छा उपयोग किया, और दुरुपयोग का मतलब आपने समय का दुरुपयोग कर लिया है किसी भी चीज का। तो सदुपयोग जब ऑलरेडी अच्छी बातों के लिए लेकर ही है, तो यहाँ पे उसके आगे अच्छा जैसा विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भव दिया का मतलब होता है कि हम आपके आज्ञाकारी हैं, तो ऑलरेडी आपका फील उसमें आ गया, इसको हटा दो। हाथी को ऑलरेडी गजराज भी कहा जाता, तो आप दो शब्द क्यों लगा रहे हो, इसलिए गलत है। लेकिन दुरुक्ति संबंधी का मतलब होता है अच्छी संगति। अब देखो संगति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, इसलिए हम बुरी संगति को कुसंगति भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? कुसंगति। लेकिन इसका जो मूल शब्द है वो तो है ना संगति के साथ, या तो अच्छी संगति या तो कुसंगति, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही था। दैट्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि तीन शब्द तो तत्सम है, एक शब्द कोई ऐसा है जो तद्भव होगा, जो बिगड़ा हुआ रूप होगा। वानर, छुर, क्षेत्र, खार। अब जरा वानर की बात करें तो ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है, आज हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम लोग बोलते हैं बंदर। अक्सर जो है कि जब आप देखोगे रामायण होता है, कीर्तन होता है, या जो है कि रामलीला होती है, तो हम वानर सेना वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग इसे बंदर ही कहते हैं। मंकी मतलब बंदर, मंकी मतलब वानर नहीं पढ़ते हैं। छुर की बात करेंगे तो ये खुर होता है, जो गायों के पैर वगैरह को खुर कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, जो खेती करने के लिए होती है। लेकिन खार की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी जो है कि आपका क्या तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो होता है वो छार होता है। क्या होता है? छार। ये होता है तत्सम, तो खार हो गया आपका तद्भव। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसकी बात करें, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि पहला गलत क्यों है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होता, ये होता है भेंट किया। क्योंकि जब अभिनंदन होता है यानी कि किसी के साथ आप जो है कि अपनी आत्मीयता दिखा रहे होते हैं, या जो है कि आप उसका सम्मान कर रहे होते हो, तो यहाँ पे भेंट होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है। साहित्य और जीवन का ये घोर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, घनिष्ठ होता है। ये शब्द अच्छा होता है। अभी आपने पढ़ा ना, संस्कृति और सभ्यता के बीच में घनिष्ठ संबंध भी है और अंतर भी है। आपके प्रश्न में ही जो है कि प्रश्न पत्र में ही इसका उत्तर है। तो घोर शब्द तो गलत हो गया, तो ये भी गलत। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम है नहीं, बल्कि होना चाहिए श्री कृष्ण के और नाम है। और नाम का मतलब यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के पैराग्राफ्स के क्वेश्चन, और साथ में जो भी इसके प्लूरल होंगे या वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे, जो भी होंगे। तो सिंपल सी चीज है यार, देखो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करता हूँ, बहुत कम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंग्लिश में जो है कि ज्यादा हाथ पैर मारूंगा तो मेरा नुकसान होगा। क्योंकि भाई जिस चीज की हम तैयारी नहीं कर रहे होते, हम लोग क्वालिफाइंग पेपर के तौर पे हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं तो मैं सीधी बात है कि मैं सीसेट में छोड़ देता हूं, इसमें टाइम नहीं लगाता हूं। तो मैं यहां पर भी सीसेट के इन प्रश्नों को छोड़ूंगा। जिनको अगर इसे सॉल्व करना होगा तो वो अपना पीडीएफ लेके सॉल्व कर लेंगे। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से वो निकाल लीजिएगा टेलीग्राम से, और आप इंग्लिश के पेपर को कर सकते हैं। तो लगभग इसमें 26 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक, यानी कि 14 क्वेश्चन लगभग जो है कि आपके इसमें देखने को मिले हैं। और आगे बात करते हैं, तो यहां पर जिसको करना होगा वो आप लोग कर सकते हैं। मैंने कल ही छोटी सी वीडियो क्लिप में बताया था कि मैं हिंदी, कम्युनिकेशन और रीजनिंग पर, मैथ पे फोकस करूंगा, स्पेशली हिंदी और कम्युनिकेशन, जहां पे आपको सबसे ज्यादा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। तो उन चीजों को कैसे सॉल्व करना है, तो हिंदी का तो आपने एक आइडिया ले लिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली पैराग्राफ्स वगैरह या विलोम, समानार्थी, संधि, ये सब चीजें। अब जरा हम बात करेंगे अगला 41 क्वेश्चन नंबर से हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? अब मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान देना, मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास कोई समस्या समाधान, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके रूप में कौन सी एक मेथड को यूज नहीं किया जाता है? मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर ये पेपर पोस्टपोन होगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं आपको कम्युनिकेशन के नोट्स के जो है कि साथ में मैं क्लासेस कराऊंगा, नोट्स की क्लासेस कराऊंगा। लेकिन अभी 10 दिन में नोट्स की क्लास संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा कि नोट्स ही केवल पढ़ पाएंगे, बाकी हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये सब छूट जाएगा।
इसलिए मैं पीवाईक्यू को शुरू कर रहा हूं और यहां से जितना भी इंफॉर्मेटिव हो सकता है वो सारी चीजें हम आपके लिए शेयर करेंगे। और अगर पेपर पोस्टपोन हो जाएगा 17 मार्च को ना होके आगे जाएगा 2-3 महीने जब भी होगा, तो हमारे पास एक प्रॉपर समय मिल पाएगा कि हम कम्युनिकेशन को डिटेल से, हम पैराग्राफ्स को और जो भी चीजें हैं कम्युनिकेशन की, रूल्स फॉर्मूले चैप्टर वाइज हम उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब देखते हैं, नोटिस अगर पोस्टपोन होगा तो ठीक है, आजकल में आने वाला है, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो हम 17 तारीख के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि, स्वतः शोध, एल्गोरिदम और प्रकार्यात्मकता स्थिरता। यानी प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी कि कह सकते हो फंक्शनलिटी स्टेबिलिटी, फंक्शनल स्टेबिलिटी। प्रकार्यात्मक स्थिरता को समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। समस्या समाधान में प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी फंक्शनल फिक्सनेस तब उत्पन्न होता है जब लोग किसी चीज या परिस्थिति के सामान्य प्रकारों पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या को हल नहीं ढूंढ पाते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे मत जाओ, अभी मैं चारों स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं मान लो अगर आपको कोई स्टेटमेंट दूं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दूं कि भाई आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी छोटे बच्चे को देखो, आपके घर में रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर कि सर ये कैसे होगा, पापा ये कैसे होगा, मम्मी ये कैसे होगा, जिससे भी पूछते हैं। तो देखो, प्रयास और त्रुटि ये हमेशा कहा जाता है कि हमेशा आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। और आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, तो मैं मान रहा हूं कि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट तक भी उनके प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहे होंगे या मेंस नहीं क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन उनकी जो भी गलतियां है उसके बाद वो प्रयास तो कर रहे हैं ना। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है। कहा जाता है ना कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना, या प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, एरर एंड ट्राई एंड एरर इसे कहते हैं। स्वतः शोध यानी कि खुद ही जो है कि अपनी मानसिक प्रसव पीड़ा, ध्यान देना, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे बीएचयू यूनिवर्सिटी के, बहुत ही फेमस है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से माँ एक बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी प्रसव पीड़ा झेलती है, तब वो जो है कि बच्चा पैदा होता है और बहुत सारी चीजें जो है कि उसके साथ उसकी आत्मीयता जुड़ती है। तो वो कहते हैं जब तक आप अपने दिमाग का प्रसव पीड़ा नहीं करोगे ना, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब उतना ही आपको पेन के तरीके से, अपने दर्द के तरीके से आपको अपने मस्तिष्क को चलाना है हर चीज में, तब जाके आप किसी चीज के लिए बेहतर हो पाओगे। तो भाई अगर आपको कोई समस्या दी गई तो आप अपने दिमाग पे जोर दौड़ाओ ना, जोर दो। जैसे कहते हैं कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, चारों तरफ जो है कि अपना दिमाग दौड़ाओ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी मेथड होता है। एल्गोरिदम का भी मेथड प्रयोग किया था, जो सामान्यतः जो है कि साइंटिफिक तौर पे होता है, लेकिन फंक्शनल फिक्स्डनेस का नहीं होता है। जैसे होता है कि कोई प्रॉब्लम दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि आप इसका समाधान बताओ, और अगर आप प्रिजुडिस हो, प्रिजुडिस मतलब कि अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो आप उसका एक लाइन में आंसर बताओ कि सर यही हो सकता है, इसके बियॉन्ड और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जबकि आपको पता है कि दुनिया में अगर कोई चीज है तो उसका समाधान भी होगा। महात्मा बुद्ध का विचार पता है ना कि दुख अगर है तो दुख का समाधान भी इसी दुनिया में है, तो दुख का कारण अगर है तो दुख का समाधान भी है। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए थे ना। तो ये चीजें आपको महात्मा बुद्ध से सीखनी चाहिए। देखो, इन सब के थियरी आप पढ़ते हो तो किस लिए, इन्हीं सब चीजों में प्रयोग होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं यूज कर सकते, रटे रटाए पैटर्न पे नहीं चल सकते। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न आ रहा है मैथ का, तो इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे, बेसिक प्रश्न है। अदरवाइज जहां पे लगेगा कि जहां टेक्निकल प्रश्न होगा और मुझे आपको कोई रूल्स या फॉर्मूले बताने चाहिए, तो मैं वहां पे बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 है, यानी कि 24 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब जैसे क्या होता है कि भाई LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन, मतलब कि सॉरी, एलसीएम जो है कि हमेशा इसका मान जो होता है सभी संख्याओं का मल्टीपल होता है, जबकि एचसीएफ जो होता है वो सभी संख्याओं का जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है। तो यहां पर आपको पता होगा, अगर आपने मैथ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, कि जब भी कोई चीज अनुपात में होती है, हालांकि हम ये बेसिक पैटर्न पे चल रहा है, हम यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे कि जैसे हमारे सीनियर गुरु राकेश यादव जी पढ़ाते हैं कैरियरविल एप्लीकेशन पे एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, या आपके आदित्य रंजन सर होगा, या जो भी है, तो हम उनके बेसिक फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके तहत से। तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी अनुपात को अगर हमें हटाना होता है तो हम एक काल्पनिक वर्बल मान लेते हैं। जैसे हमने इसको कह दिया 3x, 4x, 5x, इसी को तो कह दिया। अब इसको जब हम आपस में जोड़ते हैं, सॉरी जोड़ने को नहीं करें, इसका एलसीएम जब आप निकले तो इसकी एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे आप, भाई 3 × 4 × 5, ये सिंपल होता है एलसीएम का पैटर्न। इन 3 चौक 12, 12 पंजे 60, इट मींस कि इसका एलसीएम आ गया 60, क्योंकि आपस में इनकी गुणा कर दी जाती है। अब जब एलसीएम 60 आ रहा है और जबकि हमें कितना दिया गया एलसीएम, हमें दिया गया 2400 एलसीएम, हमें एलसीएम कितना दे रहा है, 2400 दे रहा है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x, इसके साथ x भी तो रहेगा ना, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2400/60 है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 40। अब जैसे x की वैल्यू 40 हो गई तो हमने क्या क्या माना था, 3x = ठीक है,
एक हमने मारा 3x थी, और एक थी आपकी 4x और एक आपकी थी 5x। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या 5x है, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अभी 40 आई थी ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 200 आ जाएगा। तो ये हो गया 200 आंसर। अगर मैं कहूं आपसे पूछता छोटी संख्या, तो 3 इंटू 40 कर दो और ये आ जाती 120। तो ये भी तरीका है। तो ये चीज आप समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, क्योंकि आयोग में तो पेपर ऐसे ही होता है, एक मैथ आएगी, एक रीजनिंग आ जाएगी, एक कम्युनिकेशन आ जाएगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता रहेगा और आपको सीखना पड़ेगा। यहां पूछा जा रहा है कि पराभाषा या पैरा लैंग्वेज संबंधित है। अब ध्यान से समझ लेना, आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा पैरालंपिक। ठीक है, ध्यान से समझना, पैरालंपिक सुना है कि नहीं सुना है, या अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में कल या परसों जो है कि सेकंड अपडेटेड क्लास पढ़ाई थी, उसमें पैरा गेम्स भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने उसमें? पैरा गेम्स। ये आप अक्सर सुनते हो। पैरा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग दिव्यांग होते हैं, जो लोग मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं पाते या जो बोल सुन नहीं पाते हैं, या जो कुछ भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होते हैं, उनसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। दिव्यांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंग अगर भले नहीं है, लेकिन वो हमसे बेहतर जो है कि कलात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमसे बेहतर चीजें जो है कि सीख रहे हैं, तो वो हमसे बेहतर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो पैरा का मतलब होता है जो मूक बधिर लोग होते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो भाषा है, पराभाषा, ये किससे संबंधित है? अधोगामी संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, वाचिक संप्रेषण या अवाचिक। तो देखिए, वाचिक संप्रेषण का मतलब होता है जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पढ़ा रहा हूं और आप मेरी बातों को सुन रहे हो। इट मींस कि मैं बोलने में सक्षम हूं और आप सुनने में सक्षम हो। तो यहां पे वाचिक संप्रेषण हो गया। हम आप और आपस में एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं। अंतःवैयक्तिक की बात करेंगे तो जहां पे हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में 2-3 लोग मिलकर जो है कि, अंतरावैयक्तिक नहीं कह रहा हूं। अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है जब अपने अंदर की आत्मा से आप बात करते हो, शीशे के सामने खड़े होके कि सिलेक्शन तो इस बार मैं लेके रहूंगा, पड़ोसी को जलाना है, डीजे बजाना है उसके घर के सामने। तो ये वाली होती है अंतरा। लेकिन जब अंतःवैयक्तिक बात करते हैं तो यहां पे मुझे जाता है कि हम कई लोगों के साथ ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और अधोगामी संप्रेषण जो होता है, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है, अधोगामी मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई बैठा एक बड़ा अधिकारी है ए, इसने नीचे ऑर्डर दिया, फिर उस वाले ने नीचे ऑर्डर दिया, बी से सी पे ऑर्डर आ गया, सी से डी पे आ गया, डी से ई पर आ गया, और ई पर कौन है? ग्रुप ई का, या चपरासी वगैरह कुछ भी हो सकता है। यहां से फिर ये पत्र व्यवहार चलेगा, ऊपर की ओर चलेगा और डीएम के पास तक पहुंचता है। ये होता है अधोगामी संप्रेषण। लेकिन अवाचिक का मतलब होता है कि जिसमें बोलने की क्षमता ना हो, यानी कि संकेतों के द्वारा। अब मूक बधिर को देखोगे आप, अक्सर हाथों से इशारा करते हुए जो है कि वो अपनी भाषा को बोलते हैं संकेतों से, और लिखने के लिए वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेल लिपि, जो सामान्यतः डॉट डॉट करके कुछ शब्द होते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके आपने देखे होंगे, तो ऐसे करके वो लोग पढ़ते हैं। ये ब्रेल लिपि होती है उनकी। तो लिपि हो गई लिखने वाली। पराभाषा, परा लैंग्वेज अवाचिक संप्रेषण से संबंधित है। ऐसी अशाब्दिक क्रिया जो मौखिक शब्दों के समझने में सहायता करती है, पराभाषा कहलाती है। और ये वोकोलिक्स भी कहलाती है। देखो, ये वोकोलिक्स भी कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में बोलते समय हम अक्सर अपने बोलने का लहजा, उच्चारण, आवाज के उतार चढ़ाव बदलते हैं। कभी कभी धीमी आवाज में बोलते हैं तो कभी चिल्लाकर बोलते हैं, कुछ शब्दों पर विशेष जोर देते हैं, और ये सब क्रिया पराभाषा के अंतर्गत आती है। तो यहां पर अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर पे पूछा जा रहा है पराभाषा या पैरा लैंग्वेज जो है कि संबंधित है। ये किससे संबंधित होता है? ये आपके बॉडी लैंग्वेज से संबंधित होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, या आप कहीं पे वक्ता के रूप में कोई चीज बोल रहे हैं, तो जब आपको लगता है कि कोई चीज पे फोकस ज्यादा करना है हमें, तो या तो आप अपने आवाज का उतार चढ़ाव बदल लेते हैं, या आप जो है कि इशारा देते हैं, जैसे किसी चीज को समझा रहे हैं और वहां पे जो है कि आपने संकेत किया कि भाई ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को देख सकते हो हमारे मोदी जी के भाषण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना भाषण देते हैं वक्तव्य के रूप में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यानी वो कह रहे हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूं, या मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका मालिक नहीं हूं। तो यहां पे वो शब्दों पे प्रयोग कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका प्रयत्न। ये जो स्टेटमेंट है, इट मींस वो सबकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं, सबकी मेहनत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शब्दों पे उतार चढ़ाव होता है, इसी को हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझोगे, इसको वोकोलिक्स भी कह देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप बोलते समय अक्सर क्या करते हो, बोलने का लहजा, उच्चारण, आवाज के उतार चढ़ाव में बदलाव होता है। कभी धीमी आवाज में बोलते हैं, कभी चिल्लाकर बोलते हैं। तो ये सारी, यानी कुछ शब्दों पर हम जो विशेष जोर देते हैं, तो यही सारी क्रिया पराभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये एक तरीके से अवाचिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, जहां पे हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, अपने बॉडी गेस्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मौखिक शब्दों के समझने के लिए होती है। क्लियर हो गई बात?
अब यहाँ पे अधोगामी एक संप्रेषण लिखा हुआ है। अधोगामी संप्रेषण का मतलब होता है कि जब ऊपर से, यानी कि हायरार्की का इसमें प्रयोग किया जाता है। हायरार्की को हम लोग क्या कहते हैं? पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पदानुक्रम। इसमें क्या होता है कि हम एक तरीके से ऑर्डर लेके आते हैं और एक तरीके से रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो डीएम साहब बैठे हुए हैं, तो डीएम साहब ने कोई ऑर्डर जारी किया तो एसडीएम साहब को कर दिया। किसको कर दिया? एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को कर दिया कोई ऑर्डर। तहसीलदार ने जो है कि अपने रीजनल स्टेट के जो भी सचिव साहब को कर दिया, सेक्रेटरी को कर दिया। उसने जो है कि लेखपाल तक ऑर्डर पहुंचा दिया और लेखपाल ने क्या किया? ग्रामीण स्तर पे गांव के लोगों तक समस्या पहुंचा दी। अब गांव का व्यक्ति डायरेक्ट अपनी रिप्लाई जो है वो डीएम साहब को नहीं देगा, बल्कि वो चरणबद्ध देगा। लेखपाल को देगा, लेखपाल सचिव को, सचिव तहसीलदार को, तहसीलदार एसडीएम को, एसडीएम डीएम को। तो इसे कहते हैं अधोगामी संप्रेषण या फिर ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। आगे हम अगले प्रश्न को देखते हैं 44 नंबर पे। समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? तो कोहलर जो थे वो आपके एक तो मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं पर ध्यान दिया है। यानी अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं पर जो है कि ध्यान दिया और इसका जो है कि समस्या का प्रयोग किया है समाधान करने के लिए। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको बस आप याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? अब मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ पे जो आप लोग क्लास देख रहे हो, जब आप विभाग में सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे आप लोग, तो क्या लगता है आप अपने घर में अगर मम्मी से बात कर रहे हो, पापा से, छोटे भाई से, दोस्तों से, तो हंसी मजाक भी करते होगे, कभी कुछ ऐसी बातें बोलते होगे जो किसी जगह नहीं बोलनी चाहिए, पब्लिक प्लेस पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अनौपचारिक संचार का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोलो, आपकी बातों पर कोई बंदिश नहीं है, सामने वाला कोई बुरा नहीं मान रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी डीएम को, किसी अधिकारी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल के आ जाओ, गाली दे के आ जाओ। ये अनौपचारिक तरीका गलत हो जाएगा। वहां पे आपको ऑफिशियली वर्ड यूज करना होता है, औपचारिक रूप से। आपको पैसे चाहिए, आप अपने दोस्त से मांग लोगे कि सर यार रमेश भाई मुझे 50,000 रुपए दे दे या 10,000 रुपए दे दे। ये हो गया अनौपचारिक तरीके से। लेकिन अगर आपको लीगल तरीके से कोई लोन प्रोवाइड करना है, मतलब लोन लेना है, तो बैंक के पास जाओगे, औपचारिक तरीके से पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, सारी डिटेल्स लिखोगे, उसके बाद जो है कि उसे आप क्या करोगे? आप दे दोगे, तो आपको लोन को प्रोवाइड कर देगा। तो ये होता है औपचारिक। तो यहाँ पे आप गपशप, अगर आप अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, या संभाव्यता या समूह में भी रह के आप क्या करते हो भाई? ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में हंसी मजाक होता है कि नहीं होता है? अक्सर मल्टीनेशनल कंपनी के देखो ना, स्टाफ जो होता है एमएनसी, वो ग्रुपिंग ही तो करता है। लेकिन सर्कुलर जो परिपत्र होता है, जो कि आदेश जारी होता है, ये एक सिस्टमैटिक होता है। हम सभी यूपी पीसीएस पोस्टपोन होने का, नोटिस जारी होने का वेट कर रहे हैं। तो नोटिस जारी होने का क्यों कर रहे हो? अगर आप अनौपचारिक तरीके से संजय श्रीनेश जी हम लोगों को फोन करके कहते या खुले मंच पे कहते कि पेपर रद्द हो गया, तो क्या मान लिया जाएगा? जब तक औपचारिक फॉर्मूला जो परिपत्र होता है उसको जब तक प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो अनौपचारिक में हम देखेंगे 4 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, जैसे गपशप करना, संभाव्यता, समूह और सिंगल स्ट्रैंड अर्थात सर्कुलर परिपत्र अनौपचारिक संचार का नेटवर्क प्रकार नहीं होता है। यहाँ पे व्याख्या ठीक से नहीं की गई है, बस इतना जान लो, ये तीनों तो जो है कि अनौपचारिक होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है? ये ऑफिशियल होता है, नहीं औपचारिक होता है। आगमनात्मक तर्क सिद्धांत क्या होता है? यहाँ पे 2 बातें होती है, एक होता है आगमनात्मक, एक होता है निगमनात्मक। अगर आपने अरस्तु प्लेटो की थ्योरी पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में या साइकोलॉजी में या दर्शन में, फिलॉसफी में, तो आपने इस पैटर्न को सीखा होगा। इसमें क्या होता है कि हम विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपने किसी कौवे को देखा, ठीक है, आपने देखा कि भाई दिल्ली में कौवे जो है मुखर्जी नगर में काले रंग के हैं। कैसे रंग के? काले रंग के। आप गए लखनऊ घूमने, योगी जी से मिलने, आपने वहां भी देखा कि कौवे कैसे हैं? काले हैं। आप बिहार गए पटना घूमने, तो आपने वहां भी देखा कि कौवे काले हैं। तो आपने क्या देखा कि यार मैं विशिष्ट रूप से देख रहा था, एक स्पेसिफिक कौवों को देख रहा था, तो काले दिख रहे हैं। तो जनरलाइज सिद्धांत क्या बना कि भाई सारे कौवे काले होते हैं, और हमने स्टेटमेंट दे दिया कि यार दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में भी चले जाओ, मैं नहीं गया हूं अमेरिका, लेकिन आप कह दोगे कि कौवे काले हैं। क्यों कह रहे हो? क्योंकि वहां पे आप इसका प्रयोग कर पा रहे हो सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए निगमनात्मक, ध्यान देना, निगमनात्मक तर्क, तो इसका होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले आप एक सिद्धांत बनाते हो, फिर उस पे एग्जाम्पल को सेट करते हो। मान लो कि मैंने कह दिया कि कोयल जो है कि कभी भी अपने घोंसले में बच्चे नहीं देती है, मैंने ये कह दिया, ये हो गया एक सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। और आप क्या करोगे? आप जाके ढूंढोगे हर जगह एग्जाम्पल के तौर पे। या मैंने कह दिया कि गाय का दूध सफेद होता है, तो सिंपल है कि दूध सफेद होता है, मैंने ये स्टेटमेंट यूज कर दिया, दूध सफेद होता है, ये हो गया आपका सामान्य सिद्धांत। अब आप इसको विशिष्ट की ओर चलोगे, गाय का देखोगे, बकरी का देखोगे, भेड़ का देखोगे, भैंस का देखोगे, किसी का भी दूध देखोगे, आप कहोगे हाँ दूध तो सफेद होता है, भाई विशिष्ट की ओर जा रहा हूं। तो ये होता है निगमनात्मक पैटर्न। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा है निगमनात्मक। एल्गोरिदम क्या होता है? अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था,
पढ़ा था ना। तो क्या पढ़ा था हमने, क्या यांत्रिक समाधान है, व्यवहारिक नियम का है, या किससे संबंधित है ये, या फिर आप देखोगे साध्य विश्लेषण का या स्वतः शोध का। तो ये होता है यांत्रिक समाधान। मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी यंत्रों से रिलेटेड है। जैसे एल्गोरिदम एक प्रकार का यांत्रिक समाधान है, ये निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शनों का एक सेट होता है जो किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करता है, और इसका प्रमुख लक्ष्य अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना होता है। इसमें कई निरंतर स्टेप्स होते हैं जिनके समाप्त होने के बाद ही आउटपुट आता है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर से कोई रिजल्ट लेना चाह रहे हो, तो वो क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गया। आप कैलकुलेटर में आपने डाला कि भाई 10 संख्याओं की आपस में गुणा करनी है, तो एक सेट होता है, आप कैलकुलेट करते जाओगे, मल्टीप्लाई लगाओ, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई लगाओ, उसका सिंबल लगाओ। तो इस तरीके से आप देखोगे मशीनी उपकरण का प्रयोग जहां पे करते हैं हम समस्या समाधान के लिए, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब यहाँ पे लुप्त पद की बात करेंगे तो रीजनिंग के प्रश्न बहुत आसान है ये। जैसे यहाँ पे देखोगे ए बी सी, फिर ई एफ जी, फिर आई जे के। तो पहले आपको अल्फाबेटिकली जो है कि पैटर्न देखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ए बी सी, ठीक है, कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ई एफ जी, कोई अंतर आ रहा है, नहीं। आई जे के, तो उसके बाद ए बी सी, लेकिन यहाँ पे डी छोड़ा जा रहा है। ई एफ जी, एच छोड़ा जा रहा है। आई जे के यानी एल छोड़ के क्या लिखोगे, एल के बाद एम एन ओ, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कि हमें तो संख्या पूछ रहा है ना, तो ठीक है, ए बी सी की बात कर रहे हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी आपस में इनकी गुणा करती 3 दूनी 6। ई एफ जी की बात करें, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, ई 5 पे होता है, एफ 6 पे होता है, जी 7 पे होता है। इसकी आपस में गुणा करोगे तो 5 6 30 और 30 सत्ते क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसी तरीके से आई जे के, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 9 गुणा 10 गुणा 11, तो भाई 10 में 90 और 90 गुणा 11 करोगे क्या होगा, 99 हो जाएगा। इट मीन की 990। तो इसलिए ये आसान था प्रश्न आपका। नेक्स्ट आप देखोगे, यदि किसी कोड भाषा में हमने एलसी को 6 लिखा और टीई को 10 लिखा, तो उसी कोड भाषा में पीडी को क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे आप समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे एलसी का 6 है, टीई का 10 है और पीडी का निकालना है। अब इस मेथड की जरूरत नहीं है, ये आपका इस क्यूब में है, इसमें जाने दो, इसमें मत परेशान हो, सीधे आ जाओ। एल की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू ए बी सी डी जब आप रखते हो 26 आपके होते हैं ना अल्फाबेट, तो उसमें देखोगे एल होता है 12 पे और सी होता है आपका 3 पे। अब ऐसा क्या रिलेशन रखें कि हमें 6 प्राप्त हो जाए, तो हमने आपस में कर दिया 12 या 36, और 36 को हमने जो संख्या दी हमने उसी से डिवाइड कर दिया, 6 छंग 36, इट मीन की 6 आ गया, वैल्यू सही है। टी की बात करेंगे तो टी की वैल्यू होती है 20 इंटू 5, ये हो गया 100, और जो संख्या दी हमने उसी से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 10, 10 आ गया, बिल्कुल सही है। इट मीन की जो संख्या दी हुई है हम उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, हमें ये चीज समझ में। पीडी की बात करें तो पी की वैल्यू होती है आपकी 16 और डी की वैल्यू होती है 4, तो 16 चौका 64। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो आपके 64 को डिवाइड कर सकती है, तो भाई यहाँ पे 8 है, तो हमने 8 से डिवाइड किया, 8 टू 64 बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, रीजनिंग में क्या होता है ना दोस्तों कि कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं होता है। आप किसी भी एक ही प्रश्न के 4 तरीके से आंसर निकल सकते हैं। आप 4 टीचर को बैठा दो जो एसएससी की कोचिंग कराते हैं, बड़े बड़े टीचरों को, चाहे पीयूष वासनी जी को बैठाइए, अरुण कुमार सर को कह दीजिए, या किसी भी टीचर को अगर आप कहेंगे तो एक ही क्वेश्चन को वो लोग 4 तरीके से आंसर निकाल देंगे। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ। तो रीजनिंग में कोई सेट पैटर्न नहीं होता, आप किसी भी पैटर्न से आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 10581724, तो इसमें देखोगे कि पहली संख्या का स्क्वायर +1, फिर दूसरी पहली संख्या का स्क्वायर -1, तो +1 -1 +1 -1 ये रूल चल रहा है। जैसे 1 कैसे आया, क्योंकि 0 का स्क्वायर +1 किया, फिर 0 कैसे आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर किया, क्योंकि 0 के बाद हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर -1 हो गया। 5 कैसे आया, क्योंकि 0 1 फिर 2 का स्क्वायर किया, +1 कर दिया। फिर यहाँ पे 8 कैसे आया, 2 के बाद 3 का स्क्वायर -1 किया। इस तरीके से आप जब इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 37। क्यों कहा, क्योंकि पहले हो रहा है +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, फिर क्या होगा, -1 होगा। इट मीन्स कि -1 करने के लिए आप जब आओगे तो 7 का स्क्वायर अगर आप करोगे और -1 करोगे तो इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, सॉरी 7 का नहीं होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और -1, 6 छंग 36, ये -1 नहीं होगा, ये +1 होगा, क्योंकि हमने यहां तक की तो सीरीज कंप्लीट कर ली ना, तो माइनस के बाद प्लस का नंबर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 छंग 36 +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 37। क्लियर। अब यहां पे हम देखेंगे, अब आ जाइए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पे जो आपको समझना है। आई थिंक आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, ये बात तय है, क्योंकि आराम आराम से आपको समझाना है। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विसंगति। अब समझना, आपको एक आंतरिक तनाव ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त हो रही है। जैसे मान लेता हूं कि आपने हमेशा क्या पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है भाई कि भारत की राजधानी दिल्ली है, आपने ये पढ़ रखा है, लेकिन आपको किसी ने बताया कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी तो आगरा है। अब आपके पास जो नॉलेज थी,
आपके जो आंतरिक मूल्यों में जो जानकारी थी उसके खिलाफ आपको सूचना प्राप्त हुई। इट मींस कि आपकी नॉलेज में विसंगति है। तो यानी संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब होता है कि आपकी नॉलेज, कॉग्निटिव लेवल कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। इसे कॉग्निटिव वर्ड से यूज किया जाता है। तो आपकी एक कॉग्निटिव विसंगति है, क्योंकि आपको जो नॉलेज थी और जो आपको नई नॉलेज पता चली उसमें डिफरेंस हो गया, और इस वजह से आप संज्ञानात्मक विसंगति में आ गए, इसलिए इसको संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं। अब यहां पे देखो, कहा जा रहा है यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो तो संख्या की अंकों का योग क्या होगा। तो अब यहां पे कह रहा है 3 अंकों की वर्ग व घन संख्या कौन सी हो सकती है, तो भाई वो हो सकती है 7, मतलब 27 का हो सकता है। नहीं, यहां पे कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या जो वर्गमूल भी हो सकती है और उसी का जो है कि घनमूल भी हो सकती है। मैं अगर कहूं कि 9 का अगर आप वर्ग करोगे तो 729 हो गया, और साथ में अगर आप 27 का, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हमें ये बताना था कि 9 का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो ये तो हो गया 729, और अगर आप 9 का स्क्वायर कर रहे हो, सॉरी 27 का स्क्वायर कर रहे हो, 27 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये हो जाएगा 729। अब देखो, मैं यहाँ पे मैथ और रीजनिंग तो पढ़ाने बैठा नहीं, मैं तो आपको हिंदी और कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और रीजनिंग में, तो वो चीज आपको मेरे को सिखाना है। तो यहां पर आप देखोगे पूछा जा रहा है यदि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो तो ऐसी कौन सी हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। आप अगर देखो तो यहां पे आप देखोगे कि 7 2 9, जब इसे आप जोड़ोगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 9, यानी 7 2 + 9 = 18 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि किसी प्रयोज्य, किसी समस्या, यदि कोई प्रयोज्य, यानी कि प्रयोज्य मतलब प्रोजेक्ट होता है, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट, यानी कि कोई टारगेट दिया गया, किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभाव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा जो व्यक्ति कर रहा है, मतलब कि कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई व्यक्ति, जैसे आप ही हो गए, मैंने आपको कोई समस्या का समाधान दे दिया और आप उसे अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, अंतरण प्रभाव, पुष्टिकरण प्रभाव, या फिर इसे और कुछ कहा जाएगा, मानसिक विन्यास, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका मानसिक विन्यास हो जाएगा। कैसे? यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है तो इसे हम मेंटल सेट कहते हैं, क्योंकि आपने इससे संबंधित एक ऐसी सिचुएशन से आप पहले ही निपट चुके हो। इसमें आमतौर पर किसी समस्या के सबसे परिचित समाधान के साथ रहने और विकल्पों को हठपूर्वक देखने के लिए मस्तिष्क की प्रवृत्ति को संदर्भित करते हैं। अब मैं आपसे अगर कहूं, मान लीजिए अगर आपको एक कोई प्रश्न देता हूं, जैसे कि भाई मैंने आपको 10 रुपए के 10 नोट दिए तो बताओ कितना हो जाएगा, आप तुरंत झट से बताओगे कि सर 100 रुपए हो जाएगा। मानसिक विन्यास है। क्यों है भाई ये मानसिक विन्यास? आपको 10 रुपए के मैंने 10 नोट कहे थे, क्यों? क्योंकि आप इससे परिचित हो, इसलिए क्योंकि आपके पर्स में अक्सर जो है कि 10-10 रुपए के ही नोट पड़े रहते हो और आप हमेशा उससे शॉपिंग करते हो, कोई सामान खरीदते हो, आप उसे गिनते रहते हो, तो आपको पता है कि यार 10 रुपए के 10 नोट होंगे तुरंत 100 हो जाएंगे। आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, आप अपनी हैबिचुअल आदत से बता रहे हो। अंतरण प्रभाव की बात करेंगे। अंतरण प्रभाव उस क्षमता को संदर्भित करता है जो व्यक्ति एक परिदृश्य में सीखे गए ज्ञान और कौशल का उपयोग अन्य परिदृश्यों में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। मान लेते हैं कि आपने किसी विपरीत परिस्थिति में बहुत कुछ सीखा, किसी विपरीत परिस्थिति में आप पड़ गए, अचानक से कहीं आपकी ट्रेन मिस हो गई तो आपको ट्रेन पकड़नी थी या कहीं जाना था, कोई इंटरव्यू देना था, कुछ भी, आपने उस सीखे हुए ज्ञान को क्या किया, किसी नए चैलेंजिंग फेज में आपने यूज करना शुरू कर दिया। यानी आपका एक जगह का अनुभव दूसरी जगह शिफ्ट होने लगा, एक जगह का अनुभव आपका दूसरी जगह काम आने लगा। इसी को हम अंतरण प्रभाव कहते हैं। पुष्टिकरण की बात करेंगे तो पक्षपात, पुष्टिकरण पक्षपात किसी मौजूद मान्यताओं के अनुरूप जानकारी की तलाश, व्याख्या करके जानकारी को संसाधित करने की प्रवृत्ति होती है। अब पुष्टिकरण पक्षपात का मतलब क्या है? जैसे सामान्यतः हमारे समाज में अब तो महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण हो रहा है, नहीं तो पहले क्या समझा जाता था कि महिलाएं गणित विषय को लेने में जो है कि विफल है। अब क्या सरकार ने इस बार बजट में स्पेशली स्टेम शब्द का प्रयोग किया है। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। यानी सरकार खुद कह रही है कि भाई स्टेम सब्जेक्ट में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन आप अपने घरों में ही देख लो, जो पुरानी भाई बहनें हैं यानी कि जो बड़े हो गए हो काफी, उनसे पूछो, भाई मिलेगा यानी जेंट्स मिलेगा मैथमेटिक्स ग्रुप में और महिला मिलेगी होम साइंस में, आर्ट एंड कल्चर में, इसमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिडिक्शन कर लिया गया था कि महिला मैथ से कंफर्टेबल नहीं है, यानी मैथ साइंस जैसे शब्दों से नहीं समझ में आएगी। तो ये मेरी पुष्टिकरण है और मैं ऐसे ही चीजों को तलाशूंगा, ऐसे ही सॉल्यूशन को तलाशूंगा कि महिलाओं, अच्छा तो तुम यार जनरली बीए की होगी, या तुमने होम साइंस किया होगा, या तुमने कॉमर्स किया होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो हैसियत नहीं है कि तुम मैथ पढ़ सको। ये हमारा प्रेजुडिस होता है, यानी पुष्टिकरण में हम पक्षपात कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
निर्णयन के लिए यह पक्षपात दृष्टिकोण काफी हद तक अनजाने में होता है और अक्सर असंगत जानकारी को अनदेखा कर देता है। देखो क्या कह रहा है कि निर्णय लेने में अक्सर ये जो है कि पक्षपात दृष्टिकोण काफी हद तक अनजाने में हो जाता है, क्योंकि हमने सामने वाली लड़की से पूछा ही नहीं कि भाई तूने बीएससी किया है या बीए किया है। हमने देखते ही आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया है, बीए किया होगा आपने तो, क्योंकि बीएससी तो आपसे होगी नहीं, मैथमेटिक्स तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। फिर लड़की अपनी डिग्री दिखाती है कि सुन मैं बीएससी करके आई हूँ, एमएससी करके आई हूँ। तो इससे क्या हुआ, हम अनजाने में ही हमने एक निर्णय दे दिया जो कि गलत है, असंगत है। इसे कहते हैं पुष्टिकरण पक्षपात। समझ में आ गई होगी बातें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकार्यात्मकता या प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान के क्रम में क्या करती है, बाधा ही तो उत्पन्न करेगी। अभी मैंने पहला ही प्रश्न तो किया। अब देखोगे आप, अगर इस टॉपिक को आपको पता होता तो ये 2023 में आप 2 प्रश्न एक साथ सॉल्व कर रहे हो। प्रकार्यात्मक स्थिरता क्या होती है, जो समाधान के प्रक्रम में हमें बाधा ही उत्पन्न करेगी, और जब लोग किसी चीज या परिस्थिति के समान प्रकारों पर स्थिर हो जाते हैं और कारण जो जिनके कारण समस्या का हल करने में विफल हो जाते हैं। यही चीज तो मैंने पहले प्रश्न में पढ़ाई थी। अब देखो यहाँ पे अनुक्रम दिए हुए Q N K और यहाँ पे बीच में गैप हो गया। अंतर देख लो, Q से N आने में -3, N से K आने में -3, इसके पीछे -3 करोगे तो H आ जाएगा यहाँ पे, फिर इससे पीछे जाओगे -3, तो H हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आप देखो, एक घड़ी में रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है। अब यहाँ पे अंतर देख रहा है कि 2 बजे से मंगल 2 बजे तक के बीच में कितना समय हो गया, 48 घंटे। अब देखो यहाँ पे घड़ी का जो है कि प्रश्न में अगले टॉपिक में आएगा तो मैं कराऊंगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को बोरियत हो जाएगी, तो इस तरीके से आप इसे देखोगे कि सोमवार प्रातः 8 बजे, खैर ये तो घड़ी की प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहां से आप देखोगे एक प्रश्न है कि यदि x आदमी को एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो 5 अतिरिक्त अगर आदमी लग जाते हैं तो 40 मतलब 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि एक आदमी कितना काम कर रहा है। मान लीजिए कि एक आदमी मैंने x मान लिया और वो 40 दिन तक काम कर रहा है, इट मीन कि कितना काम हो गया, 40x हो गया ना। अब जितनी भी स्टेटमेंट आपको दिए गए वो सभी स्टेटमेंट इसके बराबर ही हमें रखना है। मान लेते हैं कि हम 40x तक काम हुआ, तो अगर वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस एक आदमी में 5 अतिरिक्त आदमी आ जाए, मान लीजिए कि x + 5, x तो खुद ही वो एक आदमी है, और इसके साथ इस आदमी के लगते ही 10 दिनों की बचत हो जाए, तो टोटल दिन कितने लग रहे थे, 40, इसमें से -10 कर दो, जो कि फॉर्मूला ही तो बता रहा है। अब यहाँ पे 40x क्यों लिखा, क्योंकि एक आदमी 40 दिन में कोई काम कंप्लीट करा तो वो काम में क्या अंतर आएगा, यही तो देखना है। तो x + 5 और 40 - 10 जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3x + 15 हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप जो है कि इसको आप देखोगे कि ये यहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक है। ये 4x बराबर 3x + 15 हो जाएगा। 4x में से जो है कि माइनस करोगे आप 3x को, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 15 आ गई। ये x क्या है, एक आदमी जो है कि यानी x की वैल्यू 15 आ गई, और हमने कहा था कि 40x यानी कि x गुणा 40, तो इट मीन्स हो गया 15 गुणा 40, तो ये हो जाएगा आपका कुल काम कितना हो गया, 600 काम हो गया। अब 600 काम आप कहा जा रहा है कि 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो भाई 600 बटे 30 कर दो, आपका 0 से 0 कट गया, और 3 20 3 60, यानी कि 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, तो 20 दिन हो गया ये। अब आ जाओ यहाँ पे, यदि 2 कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूर होने में उनमें कितना समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 7 मीटर का ये एक व्यास है, ठीक है। एक कुत्ता तो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और एक कुत्ता जो है कि इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट ही तो दौड़ रहा है, अगर आप देखोगे विपरीत दिशाओं में, ठीक है। इसके लिए तो दिशा ये हो गई। अगर मैं कहूं कि ये भी इधर दौड़ने लग गया तो फिर तो पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, तो विपरीत डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक ये हो गया 7 मीटर का व्यास हो गया, और एक कुत्ता इधर दौड़ रहा है और दूसरा कुत्ता इसके जस्ट अपोजिट दौड़ रहा है। इट मींस कि आपस में ये जरूर टकरा जाएंगे। तो यही कह रहा है कि इनके बीच में अधिकतम दूरी कितनी होगी, तो 2 सेकंड पर होगी। और ये कैसे होगी, तो ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसे देख लेना, ठीक है। अब ये चीज मैं नहीं कराऊंगा इतना, मुझे मेन कराना है कम्युनिकेशन, जो आपकी सबसे वीकर पॉइंट है, हम इस पे बात करेंगे। 2 बेलन है, ए और बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 है, और इस अनुपात में इसकी ऊंचाई n/1 है, और यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो जाए तो n का मान क्या होगा। अब यहां पर आप देखोगे कि बेलन का आयतन का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। माना कि 2 अलग अलग बेलन है तो उनकी त्रिज्या भी तो अलग अलग होगी, r1 और r2, तो इनको हमेशा क्या करेंगे, πr1h1 अपॉन πr2h2, यानी कि ऊपर वाला बेलन और एक नीचे वाला, 2 बेलन है ना, तो एक अंतर कितना हो रहा है, आप देखो ना, उनके आयतन का अंतर 3 गुना हो रहा है, यानी 3/1 होगा। जब यहां से आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू यहां से निकल आएगी, क्योंकि 9n मतलब कि n वैल्यू की हो जाएगी 4/3, तो उड़ रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न देखो, ये तो आसान प्रश्न, ये तो आप कर सकते हो। इसका तो फॉर्मूला होता है T बराबर, ठीक है, L + R बराबर
मतलब L प्लस आर होता है ना, लेफ्ट प्लस राइट। मान लीजिए एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है, कक्षा में नीचे से उनका क्रम बताओ। तो इसको समझो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। जैसे टी बराबर होता है L प्लस आर इज इक्वल टू, मतलब टी मतलब हो गया आपका क्या, टोटल। अगर मान लो किसी क्लास में टोटल बच्चे हैं और किसी एक बच्चे की पोजीशन लेफ्ट से भी है और राइट से भी है, तो किसी एक बच्चे को आप एक ही जगह तो काउंट करोगे, या तो लेफ्ट से काउंट कर लो या तो राइट से काउंट कर लो, दोनों पोजीशन नहीं काउंट कर सकते, उनमें से एक पोजीशन माइनस करनी होगी। अब जैसे यहां पर मेरे को प्रश्न दे रहा है कि टोटल बराबर होता है 31 बच्चे हैं इस क्लास में। अब मैं अगर एक एक बच्चे की बात करूं, जैसे अनूप का कह रहा है कि एक क्रम जो है कि उसका 7वां है, तो नीचे से कितना होगा, एक क्रम अगर उसका 7वां है तो नीचे से उसका क्रम कितना होगा। तो इसके लिए भी यही पैटर्न है कि आप देखोगे जब टोटल बराबर होता है L प्लस आर होता है, लेकिन हमें मान लो कोई एक वैल्यू निकालनी होती है, हमें क्या करनी होती है, कोई एक वैल्यू निकालनी होती है, तो हम निकालते हैं, मान लो L बराबर हमें निकालना है तो T प्लस 1 माइनस के 1 हो जाता है। सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये होता है। फॉर्मूले भी अब मुझे याद ही नहीं रहेगा, मैं तो बस पेपर को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट पोजीशन निकालनी हो चाहे राइट निकालनी हो, जो भी, तो टोटल में से उस पोजीशन को आप माइनस कर दोगे और इसके बाद प्लस 1 कर दोगे। अब जरा देख लो, अगर मैं कहूं कि अनूप की 7th पोजीशन मुझे पता है, इट मींस की 7 और टोटल कितने बच्चे हैं 31, और इसमें से क्या करूंगा मैं, जो है कि इसमें से जो है कि राइट और प्लस 1, एक बच्चे को जोड़ लिया मैंने, इसको कर दिया इधर 8 हो गया, 31 माइनस के आर हो गया, इस माइनस को इधर कर देता हूं तो 31 माइनस के 8 बराबर आर हो गया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका आर बराबर आ जाएगा आपका 31 माइनस 8 करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमें राइट अगर मान लो अनूप का जो है कि राइट निकालना है, ये कह रहा है ना, जैसे हम ऊपर मान ले या ऊपर की जगह हम लेफ्ट मान लेते हैं और राइट मान लेते हैं बॉटम को, तो राइट निकालने मतलब टी माइनस एल प्लस 1, तो यानी 31 माइनस 7 करोगे प्लस 1 तो 24 हो जाएगा और प्लस 1 25 हो जाएगा, तो यानी इसकी तो हो गई 25। इसी तरीके से सुनील की निकाल लो, तो भाई सुनील के लिए क्या करोगे, राइट ही हमें मान लो निकालनी है, तो 31 माइनस के उसकी जो दूसरी पोजीशन 11 है और प्लस 1 कर दोगे, तो जब 31 माइनस 11 करोगे आपका कितना बचेगा, 20 बचेगा, बिल्कुल 20 बच जाएगा, और 20 प्लस 1 करोगे तो 21 हो जाएगा, तो इसलिए 25 और 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट दे दिया गया। अब पूछ रहा है कि हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कह रहा हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो, बताओ इसमें कौन सा तर्क सही है। मैं अगर कहूं कि हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो भाई आपकी सामाजिकता, आपकी राजनीतिक पक्ष भी तो पढ़ाई का एक हिस्सा होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि व्यवस्था, शासन, प्रशासन, स्टाफ आपका शोषण करता जाए और बच्चे अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देते रहे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अगर ऐसी बात होती तो आरओ री एग्जाम की मांग क्यों की गई हमारे द्वारा। भाई आरओ री एग्जाम की मांग हम सभी ने इसलिए तो की क्योंकि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ था, हम अपने अधिकारों की मांग कहीं तो रखेंगे, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि हाँ कॉलेज अब राजनीतिक दलों के जंग के मैदान बनते जा रहे हैं। आप चाहे बीएचयू यूनिवर्सिटी को देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो, जामिया यूनिवर्सिटी देखो, जेएनयू यूनिवर्सिटी देखो, यहाँ पे बड़े बड़े जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो है कि एजेंडे चलाए जाते हैं, उनके जो है कि ग्रुप चलाए जाते हैं, जबकि पढ़ने के लिए होना चाहिए ये स्थान और बच्चों के अधिकारों की बात रखने के लिए किसी राजनीतिक जंग नहीं बननी चाहिए। तो दूसरा तर्क बिल्कुल सही है, इसलिए केवल सेकंड तर्क बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण, ध्यान देना, आयत चित्र निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में सहायता करता है। तो बहुलक के निर्धारण में यह सहायता करता है क्योंकि इसकी सहायता से चर राशि के किसी मूल्य विशेष की बारंबारता को नहीं माना जाना सकता। इसकी सहायता से चर राशि के किन्हीं दो मूल्यों के बीच प्रेक्षणों यानी बारंबारता को जान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जब आप व्यवस्थित करते हैं, यदि 10वां और 9वां क्रमशः सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य सभी प्रेक्षण क्या है, 11 का माध्य पूछ रहा है। तो भाई अब इस तरीके से देख लो, अब ये प्रश्न जो है कि थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको यही पैटर्न बता दूंगा, तो ये पैटर्न आप देख सकते हो, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे पैटर्न करने का जरूरत लंबा समय हो जाएगा ज्यादा, हम लोग करेंगे सीधे कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अभी 35 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। हालांकि मेरी आदत है कि मैं डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए जो है कि आप लोगों को लगता है कि सर ज्यादा टाइम। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो संबंध 6 और 16 में है वही संबंध 12 और किस संख्या में है। तो भाई अगर हम कुछ लॉजिक लगाएं कि हम कैसे पहुंच सकते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 प्लस 4, तो अगर हम ऐसे करते हैं कि 6 दूनी 12 प्लस 4 16 हो गया, तो 12 दूनी 24, 4 28 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 28 नहीं है, तो इट मीन्स हम ये भी कर सकते हैं 6 तियां 18 माइनस के 2 कर दो, तो 12 तियां 36 अगर हो जाएंगे, माइनस के 2 करोगे तो 34 आपको देख रहा है ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं
कि अंक या युग्म समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। अगर हम बात करें अन्य से भिन्न होने की बात हो रही है तो कैसे हो रही है, जैसे अगर मैं कहूं कि आप इसको 8 से 25 के पास जा रहे हो, तो अगर आप रीजनिंग लगाओ तो 8 गुणा 3, 8 3 24 प्लस 1, यहाँ पे 1 हुआ, 22 3 66, यानी कि 22 गुणा 3 बराबर 66 प्लस 1 हो रहा है, 15 3 45 गुणा, मतलब 15 3 45 हो गया प्लस 1 बराबर 46 हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि गुणा 3 होने के बाद संख्या एक जोड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप कर रहे हो 18 कम 18, 18 36, 18 54 और 18 चौक 72, ध्यान देना कि 18 चौक 72 और प्लस 1 न होने, प्लस 1 हो रहा है, तो आप देखोगे कि विकल्प बी जो है कि अलग हो गया, क्योंकि सभी में गुणा 3 प्लस 1 हो रहा है, जबकि इसमें 4 गुणा हो रही है, तो ये अलग हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका समझने वाला पॉइंट कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप देखोगे पहली मंजूषा भी कर सकते हो, अप्रत्यक्ष पद समस्या भी कर सकते हो, लेकिन एनाग्राम्स यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि पशु प्रयोज्य जो होते हैं, जो पशु को जांच करते हैं पशु के बारे में, ये एनाग्राम्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक रीजनिंग का प्रश्न है कि भाई 4 जिस तरीके से 17 से संबंधित है तो 7 किस तरीके से संबंधित होगा। तो हमें यहाँ पे देखना होगा 4 चौक 16 प्लस 1 17, तो 7 7 49 और एक 50 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, इजिली है। फिर यहाँ पे आप देखोगे निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, बिना कुछ किए आपको सीधे बता देना है। अगर किसी सन के बारे में पूछा है, कोई भी सन रिपीटेड कब होता है, पहले तो आप इसको समझ लो। हालांकि आज तो क्लास ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन कल जब आप कैलेंडर का क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। अभी इस चीज को बस इतना समझो कि अगर कोई लीप ईयर है, अगर कोई लीप ईयर है दोस्तों, तो वो अपने 11 वर्षों बाद रिपीट होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 2024 जो है कि सेम टू सेम लीप ईयर है, तो ये कब रिपीट होगा, तो आप इसे कहोगे कि सर ये 2035 में रिपीट हो जाएगा। कब रिपीट होगा, 2035 में। आप इसमें 2024 में 11 जोड़ो ना, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो 6 साल बाद रिपीट होगी। कितने साल बाद, 6 साल बाद। 2009 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है या नॉर्मल है, मैं कहूंगा नॉर्मल ईयर है। तो 2009 में फरवरी 28 की थी, इट मीन्स कि 2009 जो है कब रिपीट होगा, सीधे 6 साल जोड़ दो, 9 6 15। कोई फॉर्मूला नहीं, ये सारा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर लीप ईयर है कोई तो वो आपके कब रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो आपका 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सर्वाधिक अर्थपूर्ण तरीके से आपको व्यवस्थित करना, रेल, साइकिल, कार, बस। आप प्राचीन काल में आपने देखा होगा सबसे पहले लोग कार से, वो साइकिल से चलते थे। किससे चलते थे, साइकिल से। फिर धीरे धीरे जो है कि कार पे आए लोग, फिर बस, फिर रेल। अब यहाँ पे आप कहोगे नहीं सर, पहले तो कार नहीं आती, पहले बस आती है। तो अगर आप इस तरीके देखो कि साइकिल पर 1 आदमी जाता था, कार में 4 आदमी, बस में 10-12 आदमी, रेल में 500-600 लोग जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका क्रम बैठाओगे, डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ई बराबर अगर 5 है तो अमेंडमेंट बराबर 89 है, तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा। भाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 5 होती है। आप अमेंडमेंट की जब वैल्यू आप लगाओगे तो जितना भी संख्या आएगा उसे जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो अमेंडमेंट लिखा और आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है और ई की वैल्यू 5 होती है। ये जितने प्लेस वैल्यू होती है ये वही तो है। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे इन संख्याओं की प्लेस वैल्यू करके तो 89। तो उसी प्रकार से सेक्रेटरी की प्लेस वैल्यू लगाओ। एस की 19 होती है, ई की 5 होती है, सी की 3 होती है, आर की 18 होती है, ई की 5, टी की 20, ए की 1, आर की 18, वाई की 25। आप इन्हें जोड़ोगे जब इन वैल्यू को लिखे तो 114 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। बिल्कुल है भाई, अगर आपसे मैं कोई बात कर रहा हूं मौखिक रूप से तो ये ज्यादा बेहतर है ना। अब मैं आपको सीसेट के पेपर को यहीं पे सॉल्व करके टिक को लगा के बढ़िया एक्सप्लेनेशन लिख के और आपको अगर मैं भेज देता, पोस्ट कर देता या टेलीग्राम पे पीडीएफ देता, तो शायद वो चीजें आपको अच्छे से नहीं समझ में आती। आप हर एक नोट्स की आप लोग को पीडीएफ मिलती है, आप कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से आप लेते हो, लेकिन आप फिर भी उस पीडीएफ के साथ क्लास भी देखते हो, क्योंकि आप पीडीएफ से ज्यादा बेहतर क्लास में समझते हो, मौखिक रूप से समझते हो। बिल्कुल समझते हो, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता। ये बात तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। हमने क्यों कहा था कि आरओ की लिखित परीक्षा मतलब आरओ की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, हम मौखिक पे विश्वास नहीं करेंगे। कल को सरकार बदल जाए, कल को संजय श्रीनेत जी कहे नहीं मैंने तो आरओ री एग्जाम का कोई नोटिस ही नहीं दिया, इसलिए नोटिस पे हम बात करते हैं। हम पीसीएस पेपर पोस्टपोन होने के लिए क्यों वेट कर रहे हैं। संजय जी अगर कह दे मौखिक रूप में हम मानेंगे, हम कहेंगे नहीं आप हमें लिखित दीजिए, हमें लिखित रूप में चाहिए प्रमाण के तौर पे, तब हम मानेंगे कि हाँ पेपर पोस्टपोन हो चुका है। तो इसलिए मौखिक बातों में कोई भी आपकी प्रमाणिकता नहीं होती है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं मैथ का फिर एक प्रश्न आ गया कि यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य के लाभ होते हैं तो लाभ का प्रतिशत क्या है। सिंपल सी बात है, इसका आपको देखना है कि जो आपके 10 कलम के विक्रय मूल्य के का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है ये निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई जो अभिष्ट लाभ प्रतिशत हो रहा है तो आपके 10 कलम के बराबर तो हो रहा है, लेकिन 30 में से 10 आप माइनस कर दो इंटू 100, 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में निकाला तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 50% हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है ब्लड रिलेशन की बात करें कि यदि ए और बी क्रमशः भाई बहन है। अब इसमें यह कंफर्म नहीं है कि ए भाई है या बी भाई है कि नहीं है। क्रमशः, जब क्रमशः वर्ड दे दिया तो भाई ए तो हो गया भाई, बी हो गई बहन, सी ए का पिता है, तो मुझे ये बताओ सी बी का भी तो पिता होगा कि नहीं होगा। सी ए का पिता है तो बी का भी पिता हो गया। इट मींस कि आप देखोगे सी के 2 बेटे हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। बी सिस्टर हो गई, एस लिख दो, और ए ब्रदर हो गया इस तरीके से। और डी जो है वो सी की बहन है, यानी कि डी क्या हो गई, सी की बहन। इट मींस कि ये डी आप लोगों की क्या लगेगी, आप अपने ऊपर इमेजिन करो ना, आपके पिताजी और आपके पिताजी की बहन क्या होगी, आपकी बुआ तो लगेगी। ई डी की माँ हो, अगर जब ई जो है डी की माँ है तो सी की माँ भी तो होगी। इट मींस कि आपकी दादी हो गई वो। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, भाई पोती का ही तो संबंध है, तो पोती का संबंध हो गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ब्लड रिलेशन के प्रश्न हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करके किया करो, सबसे बढ़िया रहता है। नेक्स्ट है एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहलाता है, प्रयास और त्रुटि। जब तक हम सिलेक्शन नहीं ले लेंगे तब तक प्रयास करते रहेंगे, हम फेल होते रहेंगे। त्रुटि यानी हमारी जो गलतियां होंगी, हम फेल होते जाएंगे, लेकिन हम बार बार प्रयास करते रहेंगे ताकि हम समझ पाए कि हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाएंगे। भाई हम तो सिलेक्शन लेंगे। और प्रयास हम त्रुटि सिद्धांत की जो प्रतिपादक है, फाउंडर, वो थॉर्नडाइक है, और ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमने पर फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा, फिर 90 डिग्री उसी दिशा में घूमेगा, तो उस वक्त किस दिशा की ओर उन्मुख है। अगर इसका मैं सिंपल फंडा बता दूं तो वो बता दो, या फिर मैं सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊं एक एक करके। अब देखो इसका एक पैटर्न समझ लो, मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको ये पता है कि नॉर्थ होता है, ठीक है, आपको ये पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घड़ी की सुई में 90 डिग्री घूम रहा है। घड़ी की सुई का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने सीधे लिख दिया। फिर 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के जस्ट अपोजिट घूमना। कैसे घूमना, घड़ी के जस्ट अपोजिट, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और 90 डिग्री फिर उसी दिशा में घूम रहा है, 90 डिग्री फिर उसी दिशा में घूम रहा है। इट मींस कि फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा एक क्लॉकवाइज जो है कि एंटी क्लॉकवाइज को काटता है। मैं कहूं कि 90 एंटी क्लॉकवाइज को काट देगा तो आपके पास कितना डिग्री बच गया, केवल 180 डिग्री बच गया। और 180 डिग्री अगर किसी व्यक्ति का फेस यहाँ पे है तो जस्ट 180 डिग्री क्या होगा, जस्ट वो अपने पीछे ही तो होगा। हम क्यों कहते हैं कि 180 डिग्री की रेखा ये होती है, यानी एक पॉइंट अगर है तो जस्ट अपने अपोजिट हो जाएगा पीछे। यानी अब उस बच्चे की फेस किधर होगा, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको ये देखना होगा। अच्छा, समझ गया। हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि 90 डिग्री पुनः उसी दिशा में घूमे, और अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब अब वो किस दिशा में जा रहा है। 90 डिग्री पे जब वो पहुंचा तो वो पहुंचता है आपके इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और यहाँ पे हो गया साउथ वेस्ट, जो मैंने आपको बताया ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री जो है कि क्लॉकवाइज। ये सबसे सिंपल फंडा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सेम वैल्यू पे काटेगा तो 180 जो है कि एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस कि वो यहां आ गया है। लेकिन अब वो आगे किस ओर अग्रसर है, तो या तो वो दक्षिण की ओर होगा या फिर वो दक्षिण पूर्व की ओर होगा, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ। लेकिन ऑप्शन में आपको दक्षिण पूर्व दिया जा रहा है, तो आप ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने यही गलती की जो अभी मैंने आपके सामने की। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे विलुप्त संख्या का क्रम दिया हुआ है, ये बहुत इजी प्रश्न है, आप यहाँ पे लॉजिक लगा लेना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है कि कितने 3 जोड़ने, कितने 2 जोड़ने, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीधे कवर कर रहे हैं। जैसे संचार प्रक्रिया की बात करूं मैं, तो संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का सही क्रम क्या होता है। सही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई, संचार कौन कर रहा है। मैं अगर संचार कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरी जरूरत पड़ेगी, या आप अगर कोई चीज बोल रहे हो या आप कोई चीज पूछ रहे हो तो सबसे पहले एक कर्ता की तो जरूरत पड़ेगी ना। कर्ता की जरूरत होती है कि नहीं, कर्ता को ही क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। तो स्रोत हो गया। लेकिन मैंने मान लो कोई चीज कही, ठीक है, मैंने क्या कहा, असल में मैंने कोई मैसेज तो दिया होगा ना, मैंने कोई बात तो कही होगी, मैंने कोई पीडीएफ कही होगी, दूसरे नंबर पे ये आएगी। अब पता चला कि मैंने भेजा किसे था,
वो तो दूसरे आदमी को, लेकिन मैंने क्या माध्यम प्रयोग किया, मैंने टेलीग्राम दे दिया, यूट्यूब पे क्लास दे दी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, बहुत सारी चीजें, तो मैंने माध्यम का प्रयोग किया। लेकिन अब मैं कहता हूं रिसीवर के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये कंफर्मेशन रिसीवर करेगा। और रिसीवर के बाद बात ये आती है कि रिसीवर ने उस चीज को समझा कि नहीं समझा, इसी को हम कहते हैं शोर। शोर का मतलब यहाँ पे साउंड नहीं होता है, साउंड के साथ ये भी देखोगे कि रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचा है वो उसे समझने में सक्षम हुआ कि नहीं, वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ये उसके शोर या बैरियर होते हैं। और शोर के बाद वो फीडबैक देगा, प्रतिपुष्टि करेगा। जैसे मैंने लेक्चर दिया, अब यहाँ पे आप यूट्यूब पे समझो, सबसे सिंपल लाइफ में मैंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने लेक्चर देने से पहले मैं खुद अपने आप को तैयार किया, स्रोत हो गया, मैंने एक संदेश दिया, लेक्चर दिया, पढ़ाया आपको, और माध्यम यूज किया यूट्यूब, और आपने रिसीव किया, आपने मेरी यूट्यूब की क्लास सुनी, फिर आपने देखा कि बहुत नॉइज हो रहा है सर, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, ये गलत आपने बता दिया, आपने उसके बदले में कमेंट दे दी मुझे, यानी कमेंट किया, फीडबैक दिया कि सर ये तरीका आपने गलत किया या सही किया, या पॉइंट ये गलत किया। तो ये पूरा एक क्रम होता है। अब ये आप अपने लाइफ पर भी यूज कर लो। आप अपने दोस्त को मैसेज करते हो कि भाई 500 रुपए दे दे यार, मुझे कहीं जाना है, आपने मैसेज किया, इट मीन्स कि पहले आप खुद खड़े हुए और आपने एक मैसेज किया कि मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए आपने माध्यम का प्रयोग किया व्हाट्सएप, उधर सामने वाले व्यक्ति ने समझ लिया कि हाँ ये तो पैसे मांग रहा है, और अगर वो कहता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, 500 पी लिख दिया तुमने, खाली क्या लिख दिया कि भाई 500 पी। अब 500 पी का मतलब वो क्या समझेगा, पैसे समझेगा, या 500 रुपए में कुछ और समझ सकता है, ये उसकी बैरियर हो गई। उसने फीडबैक दिया आपको, भाई मेरे पास है नहीं, 300 है, लेने तो बता, या मेरे पास है 500 दे देता हूं। तो ये होता है पूरा का कम्युनिकेशन का पूरा पैटर्न। और ध्यान देना, कम्युनिकेशन कभी भी तभी कंप्लीट माना जाएगा जब तक फीडबैक नहीं आएगा। अगर फीडबैक वाले ऑप्शन को अगर आपने हटा दिया तो कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। श्रवण का तत्व का मतलब क्या है कि सुनने का, जैसे प्रतिक्रिया करना, संवेदन, मूल्यांकन। अनुनय नहीं होता है, अनुनय का मतलब जो प्रार्थना वगैरह होते हैं, ये चीजें नहीं होती है, ये संप्रेषण में जो श्रवण का तत्व नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये मैथ का सवाल है, ये आप लोग देख लेना, क्योंकि अब ज्यादा लंबी वीडियो खींचने से बेहतर है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले कवर कर लेते हैं। इनमें से कल से जो है कि थोड़ा ध्यान रखूंगा, ज्यादा डिटेलिंग ना करके चीजों को अच्छे से मैं कम भाषा में समझाने का प्रयास करूं, ताकि आप लोग कम समय में कवर कर पाओ। इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? तो ये होती है एकल श्रृंखला। ध्यान समझना, अगर मैं कहूं कि एक अधिकारी यहाँ पे सब बैठा हुआ है, डीएम बैठे हुए हैं साहब, और यहां तक जो है कि छोटे छोटे अधिकारियों के पास, उनके पास नोटिस जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक टीचर बैठा हुआ है, ठीक है, जो सी ग्रेड का है या जो भी है, टीचर के पास डीएम साहब को नोटिस भेजना है। तो ये कैसी श्रृंखला है कि गोपनीयता बनी रहेगी, एकल श्रृंखला है, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप वो नीचे उतर रहा है। और टीचर भी क्या करेगा, रिप्लाई कुछ ऐसे ही करेगा, अपने ऊपर अधिकारी, उससे ऊपर अधिकारी, उससे ऊपर अधिकारी, उससे ऊपर अधिकारी, और डीएम साहब के पास आ जाएगा। तो ये एकल श्रृंखला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और गोपनीयता बनी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि डीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ एसडीएम साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है कि तहसीलदार साहब बैठे हैं, और यहाँ पे टीचर तो बैठा हुआ है, लेकिन ये गया डायरेक्ट डीएम साहब के पास आ गया, डीएम साहब आए तहसीलदार टीचर के पास, तो इनकी उपयोगिता तो खत्म हो गई, फिर प्रशासन में इनकी उपयोगिता खत्म। तो ये तो हो गया चक्री एक तरीके से, और ऐसे में जो है कि गोपनीयता नहीं बनी रहेगी, समूह में भी नहीं होती है। हमेशा क्या होता है, हम कहते हैं ना, भाई मुझे एक बात पता चली है, मैं तुझी से बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, क्योंकि हम उस बात को किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है। और दूसरी बात, हम इस बात को ग्रुप में नहीं कहते, क्योंकि गोपनीयता खत्म हो जाएगी। समूह में जब सबने सुन लिया तो कोई ना कोई जो है कि गपशप करेगा, अलग अलग बातों में उसे पहुंचाएगा, तो ये चीज होती है। अब आ जाओ, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में कहा जाता है, जिसे हम कोडिफिकेशन कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग भी इसको कहा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने व्हाट्सएप कुछ भी किया, तो क्यों कहते हैं कि व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, यानी मैंने कोई एक कोडिफिकेशन किया हुआ है, और अगर आप उस चीज को समझ गए तो यानी मेरा जो इनकोडिंग है वो आपने डिकोड कर लिया। तो इनकोडिंग का मतलब होता है संदेश, और अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आपने क्या कर लिया, उसको डिकोड कर लिया। अक्सर सुनते हो ना कि भाई एटम बम यहाँ पे लगा हुआ है, इसको डिकोड करो, इसको जो है कि पहचानो, इसको समझो कि क्या कह रहा है, तो इसी को कहा जाता है इनकोडिंग। नेक्स्ट है ये शंकु का ये क्षेत्रफल, ये सब तो शंकु क्षेत्रफल अपना बैठ के करना, ये सब चीजों को हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको समझें। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? मनोवैज्ञानिक, ध्यान से समझना, समय से पूर्व मूल्यांकन ही कर ले रहे हो। आपके मस्तिष्क की क्रिया ऐसी है कि भाई आपने किसी चीज को पूरा सुना नहीं, लेक्चर को सुना नहीं, मेरे पढ़ाने के तरीके को देखा नहीं, पूरा क्लास नहीं देखा, और आपने खोलते ही 1 मिनट में देखा, अरे यार पका रहा है सरद, यार मजेदार नहीं पढ़ा रहा, छोड़ो इसकी क्लास, ये कुछ नहीं पकाता खाली। दूसरा व्यक्ति कह रहा नहीं, हमने तो पूरा लास्ट तक सुना, फिर देखा कि ये तो बढ़िया पढ़ा रहा है सर, जो भी चीज है।
संचार में अविश्वास, मैंने अगर आपको कोई डेटा बताया, मैंने कोई आपको फैक्ट बता दिया और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर आप तो अक्सर गलत बताते हो डेटा, मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये भी एक बाधा हो गई। अनवधान, अनवधान मतलब कि जो उसमें भाव व्यवधान होता है, शोर वगैरह, ये सब, ये भी हो गया। लेकिन शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, अगर मैं शारीरिक रूप से कोई संदेश व्यक्त कर रहा हूं आपको इशारों के माध्यम से या कोई समूह के माध्यम से या किसी भी तरीके संकेत के माध्यम से, तो वो बाधा नहीं है, वो बाधा नहीं मानी जाती है। अब यहां बात करेंगे संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिल्कुल भाई, संचार जो भी हो रहा, कम्युनिकेशन जो भी हो रहा, वो तभी प्रभावपूर्ण होगा जब वो क्लियर होगा। मैंने आपको कुछ ऐसी बातें लिख दी और आपको समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, आ जाओ, डॉक्टर का एग्जाम्पल बढ़िया बैठ गया। कोई अगर यहाँ पे डॉक्टर हो, एमबीबीएस वगैरह किया हो, तो प्लीज माइंड मत करना यार, क्योंकि अक्सर होता है कि लोगों को नहीं पता होता डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, वो केवल मेडिकल वाला जानता है। तो भाई डॉक्टर साहब से एक पेशेंट का कम्युनिकेशन तभी तो प्रभावपूर्ण होगा जब डॉक्टर साहब की लिखावट भी वो समझ ले कि अच्छा डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि ये बीमारी हुई है। अक्सर आयुर्वेदिक डॉक्टर पूरी चीज लिखते हैं, इंग्लिश वाले डॉक्टर कभी नहीं लिखते, वो बस ऐसे 2-3 चीजें लिख के ऐसे से लिख के हो गई उनकी दवा। क्या पता पैरासीटामोल दिया कि जमाल घोटा दिया, पता नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि एक्यूरेसी यानी कि पर्याप्तता और टाइमिंग, समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। बस यहीं पर आप देखोगे कि ये तो गलत हो गया भाई, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सही समय पे आपको चीजें होनी चाहिए ना, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। किसने कहा है कि निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन और उनमें से चयन करना, ये सेंट्रॉक ने कहा है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतक्रिया का एक भाग है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप लोगों के साथ जो है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप समाज के हिस्से हो, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं ना। और यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, बिल्कुल अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, समाज में आपकी उपयोगिताएं तो पूरी हो रही हैं। आप पैसा कमा रहे हो समाज में रहकर, आप धर्म का प्रयोग कर रहे हो समाज में रहकर, आप नौकरी पा रहे हो समाज में रहकर, आप नौकरी के बाद सेवा कर रहे हो समाज में कर रहे हो। अपने घर में डीएम नहीं बनोगे, अपने घर में तो तुम वही लात खाने वाले बच्चे हो जो मम्मी हर सुबह मारती है कि 10 बजे उठता है ये गधा कहीं का, आप वही बच्चे हो। लेकिन समाज में जब आप जाओगे तो डीएम हो, समाज के रूप में आप काम करोगे, आपका जो है कि वहां पे उत्तरदायित्व बनता है। तो इसलिए तो यहां पर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लग रहा है यहाँ पे गलत हो गया है। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से दिए गए में से कोई एक विषम को चुनना है। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या लॉजिक लगा है, 2+2+2+ किया, 2+2+, यहाँ पे लेकिन 1+ कर दिया, जे के बाद ओ पे आ गया या जे के बाद के पे, तो इसलिए ये गलत हो गया विषम जो है। फिर यहाँ पे समुच्चय की बात कर रहा है कि भाई निम्नलिखित अंकों में से उस समुच्चय को चुनिए जो जो है कि 6, 36, 63 के समरूप हो। तो ये इस तरीके से आपने इसको पलटने पर कर दिया है। अब आ जाओ, यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ है, एलसीएम है। अब जैसे यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है और एलसीएम जो है कि उनके अन्य गुणनखंड 14 और 15, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसको भी आप इजीली देख के सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखो चश्मे का संबंध किससे हो सकता है, अगर साइकिल यूनिसाइकिल है, साइकिल यूनिसाइकिल है तो चश्मा मोनोकल होगा, मोनोकल हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार साइकिल में 2 पहिए होते हैं तथा एक पहिया होने पर यूनिसाइकिल के नाम से जाना जाता है, तो ठीक उसी प्रकार चश्मे में लगे 2 ग्लास की जगह 1 ग्लास होता है तो उसे मोनोकल कह देते हैं, वरना बाइफोकल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ध्यान देना, जैसे अभी आपका यूपीपीसीएस पोस्टपोन का बहुत अफवाह चल रही है, तो ये चीज आप आसानी से समझ पाओगे, इसकी बहुत अफवाह चल रही है ना। कैसे? समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना, ये जो है कि अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। अगर आप समुदाय के नेताओं से अगर आप तथ्य छिपाओगे, समस्या छिपाओगे, अब अगर हम कहते हैं पेपर लीक की हमने सूचनाएं खूब हल्ला किया, खूब हो हल्ला करेंगे, पेपर लीक है, पेपर लीक है, री एग्जाम, री एग्जाम, लेकिन हमने अपने नेताओं से अगर तथ्य छिपाए, पेपर लीक के जो है कि प्रूफ छिपा दिए, तो कहाँ हम समाधान कर पाएंगे, अफवाह कहाँ पे हम सुलझा पाएंगे। भाई सरकार कह रही थी, आयोग कह रहा था पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है, लेकिन जब हमने तथ्य दिए तभी तो उन्हें मानना पड़ा। अगर हम तथ्य छिपा लेते तो क्या वो अफवाह को मानते? नहीं मानते। कारणों को कम करना, तथ्य उपलब्ध कराना, विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना, ये सभी अफवाह सुलझाने के तरीके हैं। लेकिन अब जैसे ये अफवाह बनी हुई है कि यूपीपीसीएस पोस्टपोन होगा, भाई विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करो ना, उसमें जो है कि आप लेटर जारी करें, आयोग जो है कि लेटर जारी करके कहे कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की जा रही है, तो हम कहेंगे ना कि हाँ ये अफवाह जो है कि सिमट गई, अब इस अफवाह का समाधान हो गया। क्लियर है? चलो अब यहां पे अगले पॉइंट पे आते हैं कि समस्या समाधान की गारंटी वो निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक सफलता पाने की गारंटी देती है। तो ये आपकी एल्गोरिदम, ये मैकेनिकल मेथड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज मेथड है जो आपको बिल्कुल सही जानकारी देगी। और इसके बाद अब यहाँ पे ये सारे के सारे प्रश्न मैथ के हैं और राम श्याम का भाई है, ठीक है।
अब जैसे एक ये फैक्ट प्रश्न याद रख लेना, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया, तो ये एरिक बर्न ने किया था। और कैलेंडर वगैरह के प्रश्न है। और सभी बालक सत्यवादी हैं, कमल एक बालक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सत्यवादी हो ही जाए, ठीक है, तो ये केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का जो कि पेपर हुआ था 14 मई को, इसका सी सेट का पहला सेट कवर कर लिया। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अधिक से अधिक इस पे लाइक होंगे तो मैं जरूर इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय भी जाता है। और मेरे हिसाब से जो है कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और आपके लाइक और कमेंट ही बताएंगे कि क्लास रेगुलर हो पाएगी या नहीं, तो ये आपके हाथ में है, तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।